जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा सेमेस्टर 2 एमडीसी पेपर 2 हिंदी का महासंग्राम वीडियो होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दो टाइप्स का क्वेश्चन दिया हूँ, एक 15-15 नंबर का और एक 5-5 नंबर का। और ये सभी क्वेश्चन का हम आपको आंसर भी बताएंगे इसी वीडियो में। और अगर इस वीडियो को देख करके चल गए तो इससे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और इसमें जितने भी आंसर मैंने करवाया है वो सब का सब आसान भाषा में करवाया है। इसके साथ साथ आपको एक फ़ायदा और भी होगा कि इसी वीडियो में हम आपको पिछले साल का प्रीवियस ईयर भी करवाएंगे और एक एक नंबर का भी क्वेश्चन कराएंगे। यानी 1 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन, तीनों टाइप से एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो सभी का सभी कंप्लीट करेंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर को भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो दोस्तों, 1 से लेकर के हमारा 7 है मोस्ट 15 नंबर का क्वेश्चन और 3 है हमारा शॉर्ट्स टाइप्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। पहला क्वेश्चन है हिंदी पत्रकारिता की परिभाषा अथवा स्वरूप के बारे में विवेचना करना है। दूसरा, हिंदी पत्रकारिता का उद्भव व उसके विकास को स्पष्ट करें। तीसरा क्वेश्चन है झारखंड के हिंदी पत्रकारिता का परिचय दीजिए। चौथा है समाचार संयोजन के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख करें। पांचवा है समाचार वाचन की प्रक्रिया का विवेचना करें या तो समाचार बुलेटिन का निर्माण। छठा है समाचार लेखन के प्रमुख आयाम का वर्णन करें। सातवां फीचर लेखन क्या है, इसके प्रमुख तत्वों पर विचार करें। अब ये नहीं देखना दोस्तों कि फीचर लेखन क्या है, इसके तत्व आ गया, हो सकता है फीचर लेखन क्या है इसके प्रकार आ जाए, फीचर लेखन क्या है इसकी विशेषता आ जाए। तो क्वेश्चन बहुत प्रकार से चेंज भी करेंगे, लेकिन देखना है कि फीचर लेखन लिखा हुआ है, यानी फीचर लिखा हुआ है, आंसर आपको ये लिखना है। शॉर्ट टाइप्स में आ गया शीर्षक चयन, समाचार संपादन, समाचार संयोजन संचयन। ठीक है, चलो अब एक करके हम लोग आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हिंदी पत्रकारिता की परिभाषा अथवा उसके स्वरूप की विवेचना करें। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे। चाहे क्वेश्चन हिंदी पत्रकारिता की परिभाषा अथवा उसके स्वरूप दे दे या तो आपको हिंदी पत्रकारिता की परिभाषा और उसके प्रकार दे दे, बात एक ही पड़ता है। स्वरूप को हम लोग प्रकार भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में आपका एक क्वेश्चन नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है और बिल्कुल हम आपको तरीके से बताएंगे। ठीक है, हम आपको सारे पॉइंट्स लिखवा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्जाम में बहुत अच्छे से लिखोगे, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से हम सभी आपको बताने वाले हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। देखिए, पहला है पत्रकारिता का अर्थ क्या होता है। पत्रकारिता क्या है, तो जो न्यूज़ वाले होते हैं ना, रिपोर्टर वाले, मीडिया वाले, उसी को तुम लोग पत्रकारिता कहते हैं ना। उन लोग क्या करते हैं, अपना मेहनत से चीज़ों को ढूंढते हैं, खोज विचार करते हैं, उसके बारे में जानते हैं और वो हमें समाचार के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जो समाचार के माध्यम से पहुंचाते हैं वही तो पत्रकारिता कहलाते हैं ना। जो हमारे पास समाचार के माध्यम से पहुंचाते हैं उसी को हम लोग पत्रकारिता कहते हैं। आखिर कोई पत्रकारिता क्यों इतना मेहनत करता है, ताकि वो हमें समाचार दे सके। तो समाचार देने की जो प्रक्रिया होता है ना, उसी को हम पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 1 बाय 1 देखते हैं। पत्रकारिता का अर्थ, पत्रकारिता के लिए अंग्रेजी में जर्नलिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दैनिक विवरण। ठीक है, इसका इंग्लिश में लोग क्या कहते हैं, जर्नलिज्म कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दैनिक विवरण, यानी दैनिक का जो विवरण है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पत्रकारिता। नेक्स्ट क्या है, इसे अंग्रेजी में न्यूज़ शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। इससे हम लोग अंग्रेजी में क्या शब्द का प्रयोग करते हैं, न्यूज़ शब्द का प्रयोग करते हैं। न्यूज़ का मतलब होता है चारों ओर का समाचार, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है, तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये टोटल होता है आपका न्यूज़ का शब्द। ठीक है, तो चारों ओर का समाचार, न्यूज़ का मतलब क्या होता है, चारों ओर का समाचार। अब हम लोग आगे देखेंगे, अगर हम इसका डेफिनेशन की बात करें, अर्थ की बात करें सरल शब्दों में, तो देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को संकलित करके उन्हें समाचार के रूप में प्रकाशित करने की विधा को पत्रकारिता कहते हैं। मतलब देखिए, देश में विदेश में जितनी भी सारे घटना घटती है वो सभी को संकलित करके, इकट्ठा करके, चाहे तो उसको उसके बारे में जान करके, सोच करके, विचार करके उन्हें समाचार के रूप में प्रकाशित करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी को पत्रकारिता कहते हैं। जैसे हम हैं, देश और विदेश की घटनाओं को क्या कर रहे हैं, संकलित कर रहे हैं, उसको इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ था, नहीं हुआ था, और जो हुआ था सारा चीज़ हम लोग एक्सप्लेन नहीं करते ना, पहले हम लोग सोच लेते हैं कि समाचार के रूप में लोगों को क्या देना है, क्या इसमें कटौती करना है, क्या इसमें और जोड़ना है। सब चीज़ों को देख करके हम लोग जो समाचार के रूप में प्रकाशित कर देने की जो प्रक्रिया होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, हम लोग पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम गए हैं, उस चीज़ों को हम देखें, अपने मन में सोचें और उसको किस तरीक़ा से हैंडल करके आप तक समाचार की देना है, वो जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं ना, वो हम पत्रकारिता हम कहलाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है, इसी का परिभाषा और देख लीजिए। देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को पत्रकार समाचार के रूप में परिवर्तन करके हमें यहाँ तक पहुँचाते हैं। ठीक है, देश दुनिया में जितने सारी घटनाओं होते हैं वो सभी को पत्रकार समाचार के रूप में परिवर्तन करके हम तक पहुँचाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, देश दुनिया में जितने भी सारे खबर होते हैं पत्रकार क्या करता है, एक समाचार के रूप में हमको समाचार देते हैं। कौन, पत्रकार। ठीक है, और हम तक क्या करते हैं, वो पहुंचाते हैं। वो घटना को देखते हैं और जैसे घटना को देखते हैं वैसे ही नहीं बता देते हैं, उसमें कुछ और ऐड करके, कुछ अच्छे तरीके से, कुछ और गलत तरीके से, मतलब समाचार के रूप में कि हम इस चीज़ों को हमको व्यक्तियों को देना है। ठीक है, व्यक्तियों को सुनाना है तो समाचार के रूप में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं लोग, पत्रकार कहते हैं। मतलब मान लो कि घटना हुआ है 1 किलोमीटर दूरी पर और हम 1 किलोमीटर दूरी के बाद खड़े हैं हम जनता लोग, उसके बीच में होता है पत्रकार। पत्रकार वहाँ पे देखता है, हम लोगों को बताता है, लेकिन जैसे सुनता है वैसे नहीं बताता, उसमें कुछ अपने और से ऐड करता है, अच्छे तरीक़े से बताता है। ऐसा नहीं कि जैसे जैसे होते कि वैसे वैसे बताते जाते, नहीं, कम समय में बहुत ही अच्छी जानकारी दिया जाता है। ठीक है, सूचनाओं का संकलन करते हैं। देखिए पहले वे क्या करते हैं, देखिए हमें हम तक कैसे पहुंचाते हैं। पहले वे क्या करते हैं, सूचनाओं का संकलन करते हैं, मतलब उसको इकट्ठा करते हैं, जानते हैं, सुनते हैं उसके बारे में, फिर उन्हें समाचार के रूप में ढालकर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। फिर क्या करते हैं, एक समाचार के रूप में हमारे तक क्या करते हैं, वो प्रस्तुत करते हैं। पहले उसको चीज़ के बारे में वो जानते हैं, फिर हमारे तक एक समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को पत्रकारिता कहते हैं कि वो संकलन कर रहे हैं और फिर उस संकलन, जो सूचना संकलन किए, जो चीज़ देखें सुने, उसको एक समाचार के रूप में हमारे तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, इसी को पत्रकारिता कहते हैं। ठीक है, पत्रकारिता कौन करता है वो आप सभी को पता है। ठीक है, हम भी पत्रकारिता कर सकते हैं, उस चीज़ों को देखेंगे, सुनेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। अब देखिए पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कहा गया है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये 3 स्तंभ होती है। इसके अलावा जो चौथा है वो हमारा पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। तो ये हम लोगों ने बात की दोस्तों इसका अर्थ के बारे में। ठीक है, इसका अर्थ के बारे में अब बात करेंगे पत्रकारिता की परिभाषा। तो अलग अलग विद्वानों ने पत्रकारिता का अलग अलग प्रकार से परिभाषा दिया। पहले देखते हैं डॉक्टर रामचंद्र वर्मा जी के अनुसार। तो डॉक्टर रामचंद्र वर्मा जी का कहना है कि पत्रकारिता क्या है, इन्होंने पत्रकारिता का डिफिनेशन दिए हैं। इनका कहना है कि वह विधा जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्तव्यों और उद्देश्यों आदि का विवेचन होता है। सही बात है। ठीक है, पत्रकारिता क्या होता है, आखिर पत्रकार क्या करता है, उसमें अपने कार्यों के बारे में दिखाता है, अपने कर्तव्य के बारे में, उद्देश्यों के बारे में आदि का विवेचन करें। मान लो कि हम कोई भी चीज़ को देखें और वहाँ पे हम बोल रहे हैं तो मेरा कर्तव्य हो गया, मतलब हम बोल रहे हैं तो जो भी हम कुछ बोल रहे हैं वो मेरा ही कार्य है, बोलने का कार्य मेरा ही, कर्तव्य मेरा है, उद्देश्य आदि का विवेचन होता है। मतलब जो पत्रकारिता होता है उसमें पूरा का पूरा हाथ किसका होता है, पत्रकार का होता है ना। तो वही बताया गया कि वह विधा जिसमें पत्रकारों के कार्य होते हैं, कर्तव्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं आदि का विवेचन होता है समाचार पत्र में, वही हमारा क्या होता है, पत्रकारिता होता है। ठीक है, आखिर उसी का बात होता है ना, वही तो अपने मुंह के द्वारा बोलते हैं ना, अपने विडंबना को वही सुनाते हैं ना, दुख दर्द को वही सुनाते हैं। भले घटना कहीं और हुआ होगा, मान लीजिए कोई किसी को मार दिया है तो कैसे पत्रकार चिल्ला करके बताते कि हम मतलब थोड़े मायूस टाइप के होकर के बताते कि मेरा भी आंखों में आंसू आ रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लोगों को हमारे देश में अपराध बढ़ रहे हैं, ऐसे करके थोड़ा सा नॉलेज देते हैं। ठीक है, तो वही सब जो बात है वो पत्रकारिता कहलाता है। ठीक है, पत्रकार की वही सब बात क्या कहलाते हैं, पत्रकारिता कहलाते हैं। नेक्स्ट है हिंदी शब्द सागर के अनुसार। अब देखते हैं हिंदी शब्द सागर के अनुसार क्या है पत्रकारिता। ठीक है, तो पत्रकार का काम या तो फिर व्यवसाय ही पत्रकारिता कहलाता है। सीधा सीधी बात है, पत्रकार जो भी अपना कार्य करता है उसी को पत्रकारिता कहेंगे। वो चीज़ों को देखेगा और हम तक पहुंचाएगा, वो चीज़ों को देखेगा, सुनेगा, बुझेगा और हम तक पहुंचाएगा, वो उसका कार्य है और उसके कार्य को ही हम लोग पत्रकारिता कहते हैं। वो जो अपना कार्य कर रहा है, काम कर रहा है, उसी को ना हम लोग पत्रकारिता कहते हैं। तीसरा डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर के अनुसार। ठीक है, डॉक्टर बद्रीनाथ कपूर के अनुसार तो इनका कहना है कि पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख आदि एकत्रित करने, संपादित करने, प्रकाशित आदेश देने का कार्य है। इनका कहना है कि पत्रकारिता क्या है पता है, पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख आदि एकत्रित करना, मतलब समाचार का लेख एकत्रित करना, इकट्ठा करना, संपादित करना मतलब उसको प्रस्तुत करना, प्रकाशन आदेश देने की कार्य, प्रकाशन मतलब उसको छापने का कार्य करना, यही सब हमारा क्या पत्रकारिता है। 4 डिफिनेशन बताएं, कोई भी 2 या 3 आप एग्जाम में लिख सकते हैं। चौथा है डॉक्टर
शंकर दयाल शर्मा के अनुसार इनका कहना है कि पत्रकारिता है ना, एक पैसा नहीं है, मतलब पैसा कमाने का धंधा नहीं है, ये व्यवसाय नहीं है किससे सिर्फ पैसा कमाने के लिए करना, नहीं, बल्कि या तो जनता की सेवा का माध्यम है कि जनता का सेवा करना चाहिए। पत्रकारों को केवल घटनाओं का विवरण ही पेश नहीं करना चाहिए कि खाली जितना सारा घटना हो रहा है, दुर्घटना हो रहा है, वही उसी चीज़ों को दिखाया जाए, नहीं, आम जनता के सामने आप जाइए और उसका विश्लेषण भी करना चाहिए। उस चीज़ के बारे में, उस घटना के बारे में जनता से पूछिए क्या सही है क्या गलत है, सिर्फ आप ही नहीं, ठीक है। पत्रकारों पर लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करने और शांति एवं भाईचारा बनाने रखने की भी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। मतलब देखिए पत्रकारों पर क्या जिम्मेदारी होती है पता है, कि वो लोकतंत्र की रक्षा करें, इसके लिए शांति बनाए रखे, भाईचारा बनाए रखे, ठीक है। इस सभी चीज़ों और जिम्मेदारी होता है कि कैसे एक दूसरे से जोड़ के रखे पत्रकार, ठीक है, इसलिए इसको चौथा स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट है पत्रकारिता के स्वरूप, या तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं प्रकार। तो स्वरूप दे दे तब भी आपको लिखना, प्रकार दे दे तब भी आपको ये लिखना, ठीक है। नेक्स्ट है पत्रकारिता का स्वरूप। वस्तुतः पत्रकारिता ही वह माध्यम है जिसके अंतर्गत हम विश्व जीवन से संयुक्त होते हैं। मतलब पत्रकारिता के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, विश्व के जीवन से संयुक्त होते हैं, मिलते हैं, यानी पूरा दुनिया से हम लोग परिचित हो जाते हैं, ठीक है। आज के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यस्तता प्रधान जीवन में समाचार पत्र हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन चला है, ठीक है। अभी हमारा इतना इजी बिजी रहते हैं हम लोग जीवन में, ठीक है। और आज के समय में पत्र जो समाचार पत्र वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। जिस तरह शरीर भूख शांत करने के लिए होता है ना, जिस प्रकार से हम लोग खाते हैं तो शरीर हमारा शांत होता है, वैसे ही सेम कंडीशन में मानसिक तृप्ति के लिए पत्र पत्रिकाएं जीवन के लिए अनिवार्य बन चुकी है। इससे हमारा मानसिक तृप्ति प्राप्त होती है, ठीक है। मानसिक तृप्ति के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते हैं। जैसे भूख के लिए खाना खाते हैं ना, वैसे ही मानसिक तृप्ति के लिए क्या करते हैं, पत्र पत्रिकाएं का हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं उसके बारे में। अब देखते हैं पत्रकारिता का स्वरूप बोलो या तो पत्रकारिता का प्रकार बोलो, ठीक है। बात एक ही पढ़ा। पहला है खोजी पत्रकार। अब देखो आप चाहो तो इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख के छोड़ सकते हो, या तो फिर खोजी पत्रकारिता लिख करके इसको अंडरलाइन करके इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीक़ा से कर सकते हो, या तो खोजी पत्रकारिता लिख करके छोड़ दे सकते हो, या तो फिर इसको लिख करके अंडरलाइन भी कर सकते हो। और इसके बारे में एक्सप्लेन कैसे करना देखिए, जैसे खोजी पत्रकारिता हम एक दो एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी सब आप लोग करना, ठीक है। खोजी पत्रकारिता के अंतर्गत जो पत्रकार होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी चीज़ों को खोजबीन करते हैं, ठीक है। जो जनता को नहीं पता उस चीज़ों के बारे में पत्रकार खोजबीन करते हैं, जनता तक उस चीज़ों को सही सही जानकारी देते हैं, उसको कहते हैं खोजी पत्रकारिता, ठीक है। और भी आप चढ़ा बढ़ा के लिख सकते हैं। ग्रामीण एवं कृषि पत्रकारिता, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ग्रामीण से संबंधित, गाँव से संबंधित और कृषि से संबंधित लोगों को ज्ञान दिया जाता है कि किस मौसम में किस प्रकार का फसल उगाना है, ठीक है, और किस समस्या से किस प्रकार से हमें क्या करना है, समाधान पाना है। ग्रामीण लोगों को किस तरह से अपने कार्य व्यवस्था चलाना है, किस प्रकार से रहना है, ठीक है। यही सब चीज़ों के बारे में जो विवरण दिया जाता है, विवरण प्रस्तुत किया जाता है, वो हमारा ग्रामीण एवं कृषि पत्रकारिता कहलाता है। खेल पत्रकारिता जो खेल से संबंधित चीज़ों को देते हैं, बताते हैं उसके बारे में, ठीक है, उसको हम लोग खेल पत्रकारिता कहते हैं। फिल्म पत्रकारिता जो फिल्म के बारे में बताता है। ऐसे ही आप लिख सकते हैं आर्थिक पत्रकारिता, आर्थिक से संबंधित रिलेटेड, ठीक है। बाल पत्रकारिता, बाल से संबंधित। वैसे ही नेक्स्ट हमारा स्वास्थ्य पत्रकारिता, आप एक खुद से एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। और जितना हम आपको दिए कोई जरूर नहीं कि एग्जाम में आपको उतना आधी आ जाएगा, हम आपको टोटल यहाँ पे जितना दिए उसमें से आप 7, 8, 9, 10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्वास्थ्य पत्रकारिता, नेक्स्ट ग्रामीण पत्रकारिता, विकास मंत्र पत्रकारिता, नेक्स्ट है संदर्भ मनोविज्ञान पत्रकारिता, नेक्स्ट आपका संसदीय पत्रकारिता, नेक्स्ट है रेडियो पत्रकारिता जो रेडियो के माध्यम से दिया जाता है, अंतरिक्ष पत्रकारिता, सर्वोदय पत्रकारिता और चित्रपट पत्रकारिता, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका हो गया दोस्तों। अब एक करके मैं एक्सप्लेन करेंगे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ में से आपको टोटल मैंने 15 बताया, कम से कम 5 ऐसे होंगे जो आपको मान लेते हैं कि नहीं समझ में आएगा, 10 तो जरूर समझ में आएगा, तो उसको आप एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका निश्चित तरह से 4 से 5 पेज आराम से भर जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से करके आपको क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, देखते हैं कितना स्टूडेंट लोग जुड़ते हैं, उसी हिसाब से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक। उसके जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तीसरा है झारखंड के हिंदी पत्रकारिता का परिचय दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झारखंड का हिंदी पत्रकारिता का परिचय दें। और भले ये वीडियो छोटा है लेकिन आप लोग इस आंसर को 4 पेज 5 पेज में लिखोगे और आपको 15 नंबर का फुल मार्क्स ये क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो भले छोटा है दोस्तों लेकिन इतना अच्छा तरीका से बता रखे हैं ना, और ऐसा हम आपको पॉइंट दे रखे हैं ना कि आप उस पर जितना मर्जी उतना लिख पाओगे। मतलब इसको आप बोल सकते हैं ट्रिक पर आधारित ये क्वेश्चन है, ठीक है। हमारा क्या है कि झारखंड का हिंदी पत्रकारिता का आपको क्या देना, परिचय देना है।
जो पत्रकार लोग होते हैं दोस्तों, उसके बारे में आप लोग नहीं जानते वो क्या क्या करते हैं नहीं करते हैं, सो है ना। आगे देखिए, सबसे पहले परिचय, झारखंड में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत जो है वो ईसाई मिशनकारियों से ही की गई थी। ईसाई मिशनकारियों के द्वारा किया गया था, जिनका मुख्य उद्देश्य था धर्म प्रचार करना। ईसाई मिशनकारियों किसको कहते हैं? जो धर्म प्रचार करते थे अपना। यानी कि झारखंड में पहली बार हिंदी पत्रकारिता का शुरुआत इसलिए किया गया था ताकि अपने अपने लोगों धर्म का प्रचार कर सकें। उन्होंने पत्रिकाओं के माध्यम से स्थानीय खबरों, सूचनाओं और देश विदेशों के समाचार को भी शामिल किया। अब धर्म प्रचार तो किया ही किया, इसके साथ साथ जो स्थानीय खबर था, ग्रामीण क्षेत्रों का जो खबर था, सूचना था और देश विदेश के जो समाचार पत्र धीरे धीरे वो भी छपने लगा। पहले धर्म प्रचार के लिए, बाद में खबर, सूचना और देश विदेश में समाचार आने जाने लगा, यानी कि पहुंचाया जाने लगा। ठीक है, आगे देखिए, झारखंड में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत जो ईसाई मिशनकारियों ने की थी। उन्होंने अपने धर्म प्रचार के लिए पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू किया था, जिसमें स्थानीय खबरें, सूचना और देश विदेशों के समाचार भी शामिल। ये दोनों एक ही पॉइंट आ गया, सॉरी दोस्तों मैं क्षमा चाहूँगा, दोनों सेम पॉइंट आ गया। ठीक है, आप इसको नहीं लिखेंगे। आगे देखिए दोस्तों, झारखंड में हिंदी पत्रकारिता का इतिहास। सबसे पहले आपको यहाँ एक थोड़ा सा परिचय देना है कि झारखंड का हिंदी पत्रकारिता आया कहाँ से और फिर बाद में इसका रास्ता कैसे चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए झारखंड में हिंदी पत्रकारिता का इतिहास के बारे में आपको लिखना है। और भी क्वेश्चन है बचा हुआ दोस्तों, जल्दी मैं आपको लाने का प्रयास करूँगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। ठीक है, और भी जो बची है क्वेश्चन है। झारखंड में हिंदी पत्रकारिता का जो इतिहास है, तो इसका 3 इतिहास है। सबसे पहले प्रारंभिक चरण, फिर स्वतंत्रता चरण और फिर राज्य के गठन के बाद, मतलब सबसे पहले बार में, फिर जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था और फिर जब भारत जो झारखंड हमारा आज़ाद हुआ उसके बाद, यानी 3 चरण लिखना है। प्रारंभिक चरण यानी झारखंड में हिंदी पत्रकारिता को जो प्रारंभ है ना, वो 19वीं शताब्दी में हुआ था, जब क्षेत्र में ब्रिटिश शासन था। देखो, झारखंड में हिंदी पत्रकारिता का शुरुआत उसी टाइम हो गया था जब हमारे भारत देश में ब्रिटिश सरकार आए थे, यानी ब्रिटिश अंग्रेज लोग जब जैसे ही प्रवेश किए थे, उसी समय से हमारा जो झारखंड की हिंदी पत्रकारिता है उसका उद्भव हो चुका था, विकास हो चुका था। तो ये तो है जब हमारे देश में अंग्रेज आगमन किए थे, आए थे। दूसरी बार हमारा स्वतंत्रता आंदोलन, जब हमारे स्वतंत्रता देश की आज़ादी के लिए क्या लड़ा जा रहा था, लड़ाई लड़ा जा रहा था। ठीक है, देश की आज़ादी के लिए क्या लड़ा जा रहा था, लड़ाई जब लड़ा जा रहा था, तो उस टाइम भी हमारे हिंदी पत्रकारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आगे देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान झारखंड में हिंदी पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जब पत्रकारों ने ब्रिटिश शासक के खिलाफ आवाज़ उठाई। देखो, आखिर इस टाइम जो पत्रकारिता था झारखंड का, वो क्यों इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों महत्वपूर्ण हो गया? क्योंकि उस टाइम आवाज़ उठाया जाता था अंग्रेजों के खिलाफ बुराइयां किया जाता था कि इन लोगों को यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। और इससे जो हमारा पत्रकारिता होता था ना, सभी लोगों के पास ये अखबार पहुँचता था कि हम लोगों को एकजुट होना, अंग्रेजों को हटाना है। मतलब स्वतंत्रता की आज़ादी लड़ाई लड़ने के लिए हमारा जो ये झारखंड की हिंदी पत्रकारिता थे ना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। ठीक है, आप इसको और भी ज़्यादा चढ़ा बढ़ा करके लिख सकते हो कि उस टाइम आज़ादी का माहौल चल रहा था, हमारे देश के लोगों के पास एक आज़ादी का उस टाइम एक संघर्ष चल रहा था, और सभी लोगों को दिखाने के लिए कि सच्चाई क्या है, सभी लोगों को एकजुट करने के लिए हमारी हिंदी पत्रकारिता जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, राज्य गठन के बाद। जब राज्य का गठन हुआ उसके बाद, यानी जब हमारा झारखंड राज्य बना, उसके बाद भी हिंदी पत्रकारिता बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, झारखंड राज्य के गठन के बाद हिंदी पत्रकारिता ने राज्य के विकास और मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। देखो, जब हमारा झारखंड राज्य बन गया, ठीक है, देखिए ये भारत की आज़ादी से ही चल रहा है, और झारखंड जब हमारा आज़ाद हुआ उसके बाद भी ये हमारा इम्पोर्टेंट निभाते रहे। ठीक है, तो झारखंड राज्य के गठन के बाद भी जो हमारे हिंदी पत्रकारिता बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं हमारे राज्य को आगे बढ़ाने में, और जो भी हमारे राज्य में मुद्दे हैं उसको भी आगे बढ़ाने में। ठीक है, और उस मुद्दे की ओर ध्यान केंद्रित करने में भी जो हिंदी पत्रकारिता वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। मतलब अंग्रेज आए, फिर जब देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा था, उसके बाद फिर जब हमारा झारखंड अलग हुआ उसके बाद जो हमारे झारखंड राज्य में जो समस्याएं आ रही थी उसको भी दिखाने का काम किए। तो आप जितना मर्जी उतना इस चढ़ा बढ़ा करके लिख सकते हो, बस 3 पॉइंट रखना है, याद रखना कि झारखंड में जो हिंदी पत्रकारिता का जो इतिहास है वो 3 भागों में है। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों विशेषताएं, झारखंड में हिंदी पत्रकारिता के विशेषताएं। अब ये 8 पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये कितना 8 लाइन का है, लेकिन नहीं, ये आपको इससे 2 पेज का आंसर बनेगा। कैसे? देखो, पहला आपको लिखना है हेडिंग क्षेत्रीय मुद्दे, और इसके बारे में एक्सप्लेन करना है कि जो हिंदी पत्रकारिता है ना झारखंड की, वो हमारे क्षेत्रीय मुद्दों को उठाते हैं, सभी जन लोगों तक पहुंचाते हैं और उसके बारे में बताते हैं, बिल्कुल सत्य जानकारी देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप एक्सप्लेन कर दोगे। दूसरा, स्थानीय भाषा संस्कृति। देखो,
जो झारखंड की हिंदी पत्रकारिता है ना, तो पत्रकारिता हमेशा उसी भाषा में होगा जहाँ की मुद्दा है। तो इससे सारे लोगों में क्या होता है, उनकी जो भाषा है ना, संस्कृति, रीति रिवाज है ना, उसका विकास होता है। अब ऐसा थोड़ी ना कि झारखंड में हम लोग हिंदी या तो खोरटा बोलते हैं, ठीक है, तो भोजपुरी बोलते हैं कहीं भी, तो मतलब यहाँ जो पत्रकारिता करने के लिए आएंगे वो इंग्लिश में बोलेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो मतलब जहाँ पे जो पत्रकारिता होती है ना, उस क्षेत्र का भाषा संस्कृति का भी क्या होता है, विकास होता है। किसके माध्यम से? हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से। तीसरा क्या है? निष्पक्षता और स्वतंत्रता। जो हिंदी पत्रकारिता होती है ना, जो पत्रकार होते हैं ना, वो हमेशा निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीका से क्या करते हैं, पत्रकारिता करते हैं। बिल्कुल कोई भी वो मतलब बिल्कुल साफ सुथरा तरीका से स्वतंत्र होकर के कोई भी चीज़ों को छुपाते नहीं है। जो भी होता है विश्वसनीय रूप में क्या करते हैं, सभी लोगों के सामने रखते हैं। बुराई तो बुराई, अच्छा तो अच्छाई। चौथा पॉइंट है सटीकता। वो बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं ताकि लोगों तक पहुँच सके और वो इनके बारे में जानकारियाँ ले सकें। पांचवा विश्वसनीयता। बिल्कुल वो जो हिंदी पत्रकारिता होती है ना, यानी झारखंड की जो पत्रकारिता है, और तो फिर जो पत्रकारिता करते हैं वो बिल्कुल विश्वसनीय चीज़ों को ही डालते हैं, तो फिर ऐसे ही मुद्दों पर विचार करते हैं जो बिल्कुल विश्वसनीय हो, जिस पर लोग विश्वास कर सके। कोई अफवाह की चीज़ों पर वो क्या करते हैं, पत्रकारिता नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है समय पर सटीक जानकारी। देखो पत्रकारिता के माध्यम से क्या होता है, समय पर एक सटीक जानकारी मिलती है। कोई भी अगर मुद्दा है तो उसी टाइम जल्दी से आप देखते होंगे पत्रकारिता लोग जाते हैं और तुरंत वो सब चीज़ों को बताते हैं। ऐसा नहीं कि आज वो मुद्दा था तो 8-10 दिन के बाद बताया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। समय पर सटीक जानकारी दिया जाता है। समाधान। अगर कोई समस्या है और उस मुद्दा पर पत्रकारिता किया जा रहा है तो पत्रकार लोग क्या करते हैं, उसके बारे में कुछ समस्याएं भी देते हैं। जैसे कुछ लोग जा रहे हैं और गिर गए तो बताते हैं कि आपको अच्छा से चलना चाहिए, लेफ्ट आप अगर जा रहे हैं तो लेफ्ट की ओर ही चलें, राइट की ओर ना जाएं, नशे में आप गाड़ी ना चलाएं। तो मतलब कुछ प्रकार के जो समाधान देने लायक होता है ना, वो पत्रकार के माध्यम से क्या होता है, समाधान भी दिया जाता है। सत्य और न्याय। बिल्कुल जो पत्रकारिता होता है ना, बिल्कुल सत्य और न्याय पर ही आधारित होता है। बिल्कुल सत्य और न्याय के आधार पर आधारित होती है। बिल्कुल उसमें सत्य की बातें बताया जाता है और उसमें न्याय की चीज़ों को ही उठाया जाता है, न्याय के मुद्दों पर विचार किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखना है झारखंड में हिंदी पत्रकारिता के प्रमुख अखबार। कुछ आपको अखबार बता देना है हिंदी पत्रकारिता के, कुछ जो अखबार है, जैसे प्रभात खबर। अभी जो हम लोग ऊपर चर्चा किए ये सब की बिल्कुल सटीकता से जानकारी देंगे, समय पर जानकारी देंगे, वो सब हमारा क्या होता है। जैसे प्रभात खबर है, ये भी हमारा समय पर सटीक जानकारी देते हैं, विश्वसनीय देते हैं, ठीक है। दैनिक भास्कर हो गया, ये सब हमारा क्या हिंदी पत्रकारिता है ये सब, ठीक है, जो पत्रकार लोग क्या करते हैं, छापते हैं। तो प्रभात खबर हो गया, तो प्रभात खबर झारखंड का एक प्रमुख हिंदी अखबार है जो राज्य के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। और भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जितना मर्जी उतना। दैनिक भास्कर भी झारखंड का एक अन्य प्रमुख हिंदी अखबार है जो राज्य और राष्ट्रीय मुद्दों पर क्या करती है, विचार करती है। जितना मर्जी उतना आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों निष्कर्ष। झारखंड में हिंदी पत्रकारिता राज्य के विकास और मुद्दे पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और स्थानीय लोगों को सूचित और जागरूक करने में मदद करती है। जो स्थानीय वहाँ के लोग होते हैं उसको सूचित करते हैं, आखिर जो भी मुद्दा जानकारी दिया जा रहा है उसके बारे में आखिर वो लोग पढ़ करके, जान करके, सोच समझ करके उसके बारे में सचेत होते हैं, उनको जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको जल्दी जल्दी बताने का प्रयास किया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। चौथा है समाचार संयोजन के प्रमुख तत्वों का उल्लेख करें। हेलो दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका 5-5 नंबर में आ सकता है। और यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन बताएंगे कि शीर्षक चयन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें या समाचार संयोजन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसी वीडियो में आपको हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि 5-5 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों शीर्षक चयन का अर्थ, ठीक है, कि शीर्षक का चयन का अर्थ क्या होता है। देखिए दोस्तों, कोई भी अगर आप कहानी पढ़ते होंगे तो उसके ऊपर एक वो शीर्षक लिखा रहता है, ठीक है, यानी उसका एक हेडिंग रहता है, उसका एक नाम रहता है। वो जितना ही भयानक होता है उसको पढ़ने वाला व्यक्ति उतना ही अच्छा तरीके से पढ़ता है। अगर उसका मतलब ऊपर वाला हेडिंग ही खराब रहता है तो पढ़ने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं शीर्षक चयन। तो देखो, किसी भी लेख, कोई भी लेख हो, कोई भी पुस्तक हो या कोई भी अन्य सामग्री के लिए एक उपयुक्त और आकर्षक शीर्षक का चयन करना, ठीक है, ठीक है। समझ में आ गया कि किसी भी लेख हो गया, कोई भी पुस्तक हो गया या कोई अन्य सामग्री के लिए एक अच्छा सा और एक आकर्षक सा क्या करना, शीर्षक का चयन करना, ठीक है। यही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, शीर्षक चयन कहलाता है। उसके बाद देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे शीर्षक चयन का उद्देश्य, कि शीर्षक चयन का उद्देश्य क्या होता है। तो शीर्षक चयन का निम्नलिखित उद्देश्य होता है दोस्तों, जैसे कि पहला है पाठकों का ध्यान आकर्षित करना, यानी शीर्षकों का चयन अच्छे तरीके से इसलिए किया जाता है ताकि पाठकों, जो पढ़ने वाला व्यक्ति, उसका ध्यान आकर्षित किया जा सके उस किताब की ओर, उस जो कहानी लिखा गया उसकी ओर, ठीक है। तो पहला इसका होता है ध्यान आकर्षित करना, ठीक है। तो एक अच्छा शीर्षक पाठकों को आकर्षित करता है, उसका ध्यान को क्या करता है, आकर्षित करता है और उन्हें पढ़ने के लिए एक प्रेरित
करता है, ताकि ऐसा मतलब उसको अट्रैक्टिव कर लेता है ना कि वो पढ़ने वाला व्यक्ति पढ़ता ही पढ़ता है उसको। तो पहला ध्यान आकर्षित करना, पहले क्या कर लिया जाता है, ध्यान को आकर्षित किया जाता है। दूसरा सामग्री का सारांश देना, मान लो जो चीज़ को हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में तो भी मुझे पता चलता है, उसका सारांश मतलब उसका एक संक्षिप्त रूप हमें पता चलता है कि इस पूरे कहानी में क्या लिखा गया है। जैसे मान लो कि दो बैलों की कथा है, तो हम समझ आते हैं कि इस पूरे कहानी में किसके बारे में बात चल रहा है, दो बैलों के बारे में बात चल रहा है ना। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। तो सामग्री का सारांश देना यानी शीर्षक सामग्री का एक संक्षिप्त सारांश प्रदान करता है, यानी शीर्षक जो लिखा रहता है ना उससे हमें पूरा कहानी जो रहता है उसका एक संक्षिप्त यानी कि छोटा सा रूप हमें पता चल जाता है कि इस कहानी में आगे क्या लिखा हुआ है। और पाठकों को यह समझने में मदद करता है कि सामग्री किसके बारे में है। जैसे मैंने भी बोला दो बैलों की कथा, तो हम समझ जाते हैं कि पूरा कहानी दो बैलों की कथा है। तो शीर्षक के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसका संक्षिप्त रूप समझ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा है सामग्री को व्यवस्थित करना, यानी कि देखो सामग्री को क्या किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। जैसे शीर्षक सामग्री को व्यवस्थित करने में मदद करता है, ठीक है, सामग्री को व्यवस्थित किया जाता है। और पाठकों को यह समझने में मदद करता है कि सामग्री कैसे व्यवस्थित है, ठीक है। यानी कि सामग्री जो भी चीज़ें हैं, यानी जो पहले हेडिंग है उसको हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं कितना अच्छे से शब्दों का व्यवस्थित किया जाता है, कहानी को कितना अच्छा गोल मोल तरीक़ा से घुमाया जाता है। तो उसके बारे में भी हमको पता चलता है कि कोई भी चीज़ों को कैसे व्यवस्थित किया जाता है। उसके बाद शीर्षक चयन का कुछ सुझाव देखते हैं दोस्तों कि शीर्षक चयन हम लोग कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ सुझाव। तो देखो सामग्री को पढ़ें और समझें। अगर मान लो कि आप लोगों को एक अच्छा सा शीर्षक लिखना होता है गद्यांश का, तो पहले गद्यांश को पढ़ना पड़ता है और देखते हैं कि सबसे ज़्यादा किसके बारे में बात कर रहा है, वही हमारा शीर्षक होता है। तो सामग्री को पढ़ना और अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से शीर्षक का चयन कर सकते हैं, है ना। तो शीर्षक चयन से पहले सामग्री को पढ़ना पड़ता है और समझना पड़ता है। दूसरा मुख्य विषय को पहचाने, जो मेन पॉइंट है उसको पहचानना पड़ेगा। सामग्री के मुख्य विषय को पहचानने और शीर्षक में उसे शामिल करें, यानी जो मुख्य विषय है, जो मेन पॉइंट है उसको पढ़ना और उसी को शीर्षक बनाना है। तीसरा शीर्षक को आकर्षक बनाए, और शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो आकर्षक हो, जो लोग उसको देख करके थोड़ा सा अचंभित हो जाए और उसको पढ़ने पर मजबूर हो जाए, ठीक है। तो शीर्षक को आकर्षक और रोचक बनाए ताकि पाठकों को ध्यान आकर्षित हो। नेक्स्ट है शीर्षक को संक्षिप्त बनाएं। शीर्षक जितना से जितना हो सके छोटा से छोटा होना चाहिए। आप लोग हर एक किताब में कहानी में देखते होंगे शीर्षक एक शब्द का रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन का रहता है, इससे ज़्यादा का नहीं रहता है, ठीक है। तो शीर्षक को संक्षिप्त और स्पष्ट बनाएं ताकि पाठकों को यानी पढ़ने वालों को यह समझने में आसानी हो कि सामग्री किस चीज़ के बारे में है, यानी वो जो किताब है, वो जो कहानी है, वो किस बारे में है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों 5 नंबर का, ज़्यादा नहीं लिखना है। अब आता है समाचार संयोजन का अर्थ, ठीक है। समाचार संयोजन का मतलब क्या होता है, देखो संयोजन का मतलब ये होता है दोस्तों इकट्ठा करना, ठीक है, यानी समाचारों को इकट्ठा करना। तो समाचार संयोजन का अर्थ समाचारों को इकट्ठा करना या उसको चुनना या संपादित करना या प्रस्तुत करना। जैसे हम तुमको कुछ दे दिए तो हम प्रस्तुत किए आपके पास, ताकि वे पाठकों या दर्शकों के लिए आकर्षक और जानकारीपूर्ण हो, है ना। समाचारों को हम लोग क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे या चुनेंगे, उसको अच्छे से चीज़ों को संपादित कर देंगे या प्रस्तुत कर देंगे, ताकि किस लिए, ताकि पाठकों को, जो पढ़ने वाला आदमी होगा, उसके लिए आकर्षक बन सके और उसको जानकारी पूर्ण हो, मतलब उसको अच्छे से जानकारी प्राप्त हो सके। उसी को बोलते हैं समाचार संयोजन। समाचार संयोजन में निम्नलिखित चरण शामिल है। कौन कौन सा चरण शामिल है, तो समाचार इकट्ठा करना। सबसे पहले इसमें समाचार को इकट्ठा किया जाता है। जितने भी सारा न्यूज़पेपर वगैरह छपता है, क्या वैसे ही छाप दिया जाता नहीं, पहले समाचारों को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। तो समाचार स्रोतों से, यानी जहाँ पे भी घटना घटा है वहाँ के लोगों से पूछ करके जानकारी इकट्ठा करना, जैसे कि संवाददाताओं, एजेंसियों और अन्य स्रोतों से। संवाददाता मतलब जो वहाँ पे जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, बड़े बड़े एजेंसी हो गया, ये सब चीज़ों से डाटा कलेक्ट किया जाता है और समाचार पत्र बनाया जाता है। उसके बाद समाचार चुनना। समाचार चुनना मतलब इकट्ठा की गई जानकारी को चुनना और उसे प्राथमिकता देना ताकि सबसे महत्वपूर्ण और रोचक समाचार प्रस्तुत किए जा सके। देखो मतलब ये है दोस्तों कि जो भी हम इकट्ठा कर लिए जानकारी, ठीक है, जानकारियों को जो चुना गया है और उसे प्राथमिकता देना, यानी उसको आगे बढ़ाना, किस लिए, ताकि लोगों उसको क्या कर सके, पढ़ सके, रोचक लग सके। इसके लिए हमें क्या चुनना, समाचार को चुनना कि किस समाचार में इसको छापना है। नेक्स्ट है समाचार संपादित करना। समाचार को क्या कर देना, संपादित कर देना। चुने गए समाचारों को संपादित करना ताकि वे स्पष्ट, संक्षिप्त और आकर्षित हो, ठीक है। संपादित करना मतलब उसको छाप देना। अब छापने से क्या होगा कि वो छोटा होगा, आकर्षित होगा, बढ़िया तरीक़े से होगा, ताकि लोग उसको अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है समाचार प्रस्तुत करना। समाचार प्रस्तुत करना मतलब क्या, देखो संपादित किए गए समाचारों को प्रस्तुत करना ताकि वे पाठकों या दर्शकों के लिए आकर्षक और जानकारीपूर्ण हो। अगर आप मान लो समाचार छाप दिया, लोगों तक प्रस्तुत ही नहीं करेंगे तो लोग पढ़ पाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे।
नेक्स्ट हमारा आता है समाचार संयोजन का उद्देश्य है पाठकों या तो फिर दर्शकों जो पढ़ रहे हैं उसका सटीक समय पर और आकर्षक जानकारी प्रदान किया जा सके। इसलिए देखते हैं समाचार पत्र सुबह सुबह पहुंचता ताकि लोगों को अच्छा जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, समाचार संयोजन का महत्व, तो समाचारों को आकर्षक बनाना। सबसे पहले इसका महत्व क्या है दोस्तों कि समाचारों क्या होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए ताकि लोग जो पढ़े ना वो पढ़ते रह जाए। ठीक है, दूसरा समाचारों को स्पष्ट और संक्षिप्त बनाना। जितना से जितना हो सकता है समाचार स्पष्ट हो, बिल्कुल सरल भाषा में, सिंपल भाषा में, और संक्षिप्त हो मतलब छोटा हो और लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा निकलता हो। ठीक है, और लोगों को समझ भी आ जाए। समाचारों को प्राथमिकता देना, नेक्स्ट है पाठकों या दर्शकों को आकर्षित करना ताकि वो लोग पढ़ने पर मजबूर हो जाए। नेक्स्ट है समाचारों को समय पर प्रस्तुत करना। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात होता है कि समाचार को समय पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने दोनों क्वेश्चन को बता दिया, आंसर 5-5 नंबर के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा इसमें समय नहीं लगाना। आप एग्जाम लिखने भी जा रहे हैं तो बस एक बार आपको देख लेना। इससे आप चढ़ा बढ़ा करके अपने से भी कुछ पॉइंट दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैंने बताया बस वही डाल सकते हैं। ठीक है, वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा कमेंट में जरूर बताइए। पांचवा, समाचार वाचन की प्रक्रिया की विवेचना करें। समाचार वाचन की प्रक्रिया की विवेचना करें, चाहे 5 नंबर में दे दे चाहे तो आपको 15 नंबर में दे दे। दोस्तों दोनों का दोनों आंसर आप अटेंड कर पाएंगे। 4 पेज 5 पेज जितना आप लिखना चाहो उतना आप लिख सकते हो। बिल्कुल मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये समझो समाचार वाचन है क्या। देखो ये दोस्तों आप लोग रेडियो में एक आवाज़ सुनते होंगे जो कि बहुत अच्छी भाषा में बिना लड़खड़ाए बोले जाता है। ठीक है, कि आज दिल्ली में ये घटना हुआ, तो आप लोग देखे होंगे अभी भी के टाइम में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रेडियो लगा करके सुनते हैं। ठीक है, तो जो रेडियो में कोई तो बोल रहा होता है, व्यक्ति ही बोलता है ना, तो उसी व्यक्ति को बोलते हैं समाचार वाचन, जो बिना लड़खड़ाए, बिना कभी हिचकिचाए हुए, बिल्कुल साफ शब्दों में और एकदम एक लाइन में पढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से पढ़ते हैं ताकि हमें हर एक चीज़ को समझ में आता है, तो उसी को बोलते हैं समाचार वाचन। जो व्यक्ति बोलने वाले होते हैं, जो समाचार हमारे तक पहुंचाते हैं रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, जो बोलते हैं उसी को बोलते हैं समाचार वाचन। वाचन मतलब अच्छे रूप से साफ सुथरा बिना लड़खड़ाए एक सुर में बोलना। तो सबसे पहले देखते हैं समाचार वाचन का अर्थ। तो देखो समाचार को एक ऐसी व्यक्ति द्वारा स्पष्ट और प्रभावशाली तरीके से बोलना या पढ़ना जो एक समाचार प्रस्तुत करते हैं। देखो समाचार वाचन किसको कहते हैं, तो समाचार वाचन उस व्यक्ति को कहते हैं जो स्पष्ट रूप से और प्रभावशाली तरीके से बोलते हैं या तो फिर पढ़ते हैं। आखिर कोई भी व्यक्ति समाचार अगर रेडियो में हमको जो व्यक्ति बताते हैं कोई भी खबर के बारे में, वो या तो पहले से लिख लेते हैं कोई भी चीज़ घटना को और उसको पढ़ करके हमको बताते हैं, या तो फिर हमें क्या करते हैं वो अपने मुंह से बिना पढ़े बोलते हैं या तो पढ़ते हैं जो हमें रेडियो में सुनाई देता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं समाचार वाचन। एक प्रकार का वाचन है, वाचन मतलब एक अच्छा सा भाषा शैली जो बिना लड़खड़ाए बोलते हैं, जिसमें हाल की घटना, कोई भी हाल की घटना हो, सूचना हो, या तो समसामयिक विषय के बारे में जानकारी देती है। मतलब कोई भी हाल की घटना सूचनाओं के बारे में क्या करती है, हमें जानकारियाँ देती है बिना लड़खड़ाए, अच्छा साफ सुथरा शब्दों में। आगे देखिए, यह एक ऐसी कला है जो श्रोताओं या दर्शकों, श्रोताओं मतलब जो सुनते हैं, दर्शकों मतलब जो देखते हैं। रेडियो पर हम लोग सुनते हैं, टीवी टेलीविज़न पर हम लोग देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो जो श्रोता सुनने देखने वाला होता है ना, उसको सूचना प्रदान करती है और साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक पहलुओं को भी दर्शाती है। देखो जो मैंने खबर देते हैं ना, उसमें सामाजिक मूल्य भी रहता है, राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक मूल्य भी रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ये जो हमारा समाचार वाचन है इसकी विशेषताएं क्या है। तो यहाँ से आप लोग, ये आपको दिख रहा होगा ना 8 पॉइंट, ये 8 पॉइंट जो है ना दोस्तों, ये 8 पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, आंसर बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों समाचार वाचन की विशेषता क्या है। तो समाचार वाचन एक कला है, क्योंकि हर एक व्यक्ति इसको नहीं कर सकता। जिसके अंदर कला होगा वही बोल सकता है स्पष्ट। सूचना प्रदान किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, सूचना प्रदान की जाता है। और सूचना में सामाजिक राजनीतिक पहलू रहते हैं। राष्ट्र निर्माण में योगदान, हमारे देश को आगे बढ़ाने में, आगे उसको ले जाने में क्या करते हैं, योगदान देते हैं। दृश्यों और शब्दों का संयोजन, उसमें दृश्यों और शब्दों का संयोजन होता है, मतलब उसमें दिखाते भी हैं। ठीक है, और शब्द का प्रयोग भी करते हैं, मुंह के द्वारा बोला जाता है। विश्वसनीयता, बिल्कुल झूठ बातें नहीं रहता, सच बात रहता है। साफ और स्पष्ट बातें रहता है, प्रभावशाली रहता है। ठीक है, जिससे व्यक्ति सुनना चाहेगा, कोई भी फालतू का चीज़ नहीं रहता है। प्रभावशाली मतलब जो इंपॉर्टेंट हो, जिसकी कोई भूमिका हो। एक करके देखते हैं। समाचार वाचन एक कला है, इसमें सही आवाज़, स्पष्टता और एक उचित शैली में समाचारों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। सूचना प्रदान करना, देखो समाचार वाचन मुख्य उद्देश्य इसका क्या होता है, श्रोताओं या तो फिर दर्शकों को नवीनतम घटनाओं और महत्वपूर्ण सूचनाओं को अवगत कराना, यानी कि जो भी जानकारियाँ उसको व्यक्तियों तक पहुँचाना।
तीसरा क्या है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक नैतिक तस्वीर को दिखाते हैं। ठीक है, समाचार वाचन विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं जिसमें श्रोताओं या दर्शकों को दुनिया के बारे में व्यापक समझ में आती है, दुनिया के बारे में वो जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, राष्ट्र निर्माण में योगदान, समाचार वाचन समाज को जागरूक बनाता है और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा को बढ़ावा देता है। ठीक है, जिससे राष्ट्र निर्माण में योगदान होता है, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। पांचवा है दृश्य और शब्दों का संयोजन, समाचार वाचन दृश्य और सर्व, देखो दृश्य मतलब देखने वाला और सर्व मतलब सुनने वाला माध्यमों का उपयोग करता है, जिसमें सूचना को और अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। दृश्य मतलब हम लोग देखते भी और सुनते भी हैं। ठीक है, टेलीविजन में क्या हम लोग देखते और सुनते नहीं है क्या। विश्वसनीयता, देखो एक कुशल समाचार वाचक विश्वसनीय और स्रोतों से जानकारी प्राप्त करता है। जो एक अच्छा सा वाचक होता है, बोलने वाला, वो एक अच्छे जगह से सूचना को प्राप्त करता है। ये झूठ सच नहीं कि कहीं 10 लोग मर गया, ये झूठ का बोलते 20 लोग मर गया। सूचनाओं को अच्छी तरीके से और सटीक जानकारी सभी लोगों को और निष्पक्ष साफ सुथरा जानकारियाँ प्रदान किया जाता है। साफ और स्पष्ट, समाचार वाचक को समाचारों को साफ और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करना चाहिए ताकि श्रोताओं या दर्शकों को आसानी से समझ सके। देखो जो समाचार वाचक होते हैं बिल्कुल साफ भाषा में, सुंदर भाषा में, स्पष्ट भाषा में बोलते हैं ताकि जो अनपढ़ से अनपढ़ भी व्यक्ति हो ना, वो भी क्या हो जाए, समझ जाए। प्रभावशाली, समाचार वाचक को समाचारों को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए ताकि श्रोताओं या दर्शकों को आकर्षित किया जा सके और वे समाचारों में रुचि ले। मतलब ऐसा समाचार वाचक ऐसा बोले, ऐसा चीज़ों को बारे में समझाए ताकि लोग प्रभावशाली हो, चाहे उस चीज़ को देखें और सुने सो देखते रह जाए, ये नहीं कि छोड़ दे कि नहीं ये बकवास चीज़ें अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखते हैं समाचार वाचन की प्रक्रिया। देखो समाचार वाचन की प्रक्रिया का मतलब क्या है। देखो यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है वाचन, यही हमारा क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा व्यक्ति हैं जो कि क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, समाचारों को सुना रहे हैं, रेडियो तक पहुँचा रहे हैं, तो ये हमारा कहलाएंगे समाचार वाचक। लेकिन क्या इसका प्रक्रिया डायरेक्टली बोलना स्टार्ट कर देते हैं, नहीं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, समाचारों का संग्रहण करना। मतलब कोई भी खबर है, समाचार है, तो पहले उसको इकट्ठा करना, संग्रहण करना, ये पहला स्टेप होता है। उसके बाद जस्ट दूसरा स्टेप क्या होता है, समाचार संपादन करना। मतलब एक जगह पहले मान लो कि कोई व्यक्ति गए, मान लो कि दिल्ली में कोई घटना घटा, तो समाचार के जो लोग हैं जो प्रकाशित करते हैं वो लोग जाएंगे वहाँ पे, पहले सूचना को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, फिर वहाँ से लीक करके, इकट्ठा करके, कलेक्ट करके समाचार का संपादन करेंगे। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। ठीक है, कि ये घटना ऐसे ऐसे हुआ, फिर लिख करके इस व्यक्ति के पास दे दिया जाता है, यानी कि समाचार प्रस्तुति किया जाता है। और समाचार प्रस्तुति ये व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बोला जाता है कि आज दिल्ली में ये चीज़ें हुआ, ये घटना घट गई। उसके बाद उसको तो रिकॉर्ड करके रखा जाता है, उसके बाद फिर इसका लास्ट में प्रसारण कर दिया जाता है। यही एक प्रक्रिया है, मतलब 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है, तब हमारे तक न्यूज़ खबर आता है, रेडियो के माध्यम से हम लोग सुन पाते हैं। तो समाचार संग्रहण क्या होता है, समाचार संग्रहण में समाचार पत्रकार और संवाददाता समाचार इकट्ठा करते हैं और उन्हें समाचार एजेंसियों और अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। मतलब जो भी लोग उस घटना के बारे में जानते हैं, सुनते हैं, वहाँ से क्या करते हैं कि क्या वहाँ से जो समाचार चीज़ें होती हैं ना, समाचार खबरें होती हैं, उसको संग्रहण किया जाता है। क्या किया जाता है, संग्रहण यानी इकट्ठा किया जाता है। फिर समाचार का संपादन, देखो समाचार संपादन में समाचार को संपादित किया जाता है, जिसमें तथ्यों की जांच किया जाता है, भाषा की जांच किया जाता है, समाचार को आकर्षित बनाने के लिए संपादन किया जाता है। देखो संपादन का मतलब होता है वहाँ से हम खबर तो इकट्ठा करके आ गए, अब उसको रोचक तरीका से लिखेंगे, आलतू फालतू नहीं लिखेंगे, रोचक तरीका से उसको पहले लिख करके रखेंगे, उसके बाद प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो समाचार प्रस्तुति में समाचार को प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें समाचार वाचक या एंकर, समाचार वाचक या एंकर उसको बोलते हैं जो बोलते हैं, समाचार को पढ़ते हैं और दर्शकों या पाठकों को समाचार प्रदान करते हैं, यानी कि उस तक पहुंचा देते हैं। प्रसारण मतलब सभी तक पहुंचा देना। प्रसारण में समाचार को प्रसारित किया जाता है, जिसमें समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो और ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से समाचार को लोगों तक पहुंचाया जाता है। देखिए दोस्तों, स्पीड में मैंने बताया, लेकिन आप चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को 5 नंबर में भी लिख सकते हैं, अगर 15 नंबर में अभी आगे जाएगा तो भी आप चढ़ा बढ़ा करके लिख सकते हैं। कम समय में ज़्यादा मैंने आपको कुछ देने का प्रयास किया। वीडियो कैसा लगा। छठा है समाचार लेखन की प्रमुख आयामों का वर्णन करें। क्वेश्चन हो सकता है चेंज करके भी दे सकता है दोस्तों। समाचार लेखन क्या है, इसके तत्व और कारक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आपको बस देख लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, बहुत ही पढ़ने में मजा भी आएगा। देखो समाचार लेखन क्या है, तो देखो समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना हो गया, ठीक है, ताज़ा हो गया, कोई भी चीज़ें ताज़ा घटना हो गया, विचार हो गया, समस्या हो गया, ये सब चीज़ों का रिपोर्ट करना, रिपोर्टिंग करना। ठीक है, रिपोर्ट है, मतलब समाचार क्या, किसी भी ताज़ा घटना, विचार या समस्या का क्या रिपोर्ट है। रिपोर्ट मीन्स वहाँ जाकर के कोई भी चीज़ों को बताना, देखना, सुनना। ठीक है, तो रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो, और वही रिपोर्ट होना चाहिए जो लोगों का रुचि हो। अब मान लो कि कोई छोटा मोटा भी घटना हो गया जो लोगों को देखना पसंद बिल्कुल नहीं है,
ठीक है। मान लो कोई रास्ते से गाड़ी से जा रहा था, हल्का सा वो क्या हुआ, उसका गाड़ी का मतलब हल्का सा किसी कारणवश वो गिर गया। अब वो भी आप दिखाओगे छोटा मोटा घटना, तो लोगों का रुचि नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा घटना जो लोगों का रुचि हो, जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़े, अधिक से अधिक लोग देखें उसको, है ना। और इस पूरी समाचार को जब लिख करके व्यक्त किया जाता है तो इसे समाचार लेखन कहलाता है, ठीक है। तो ये हो गया समाचार लेखन का अर्थ क्या है, ठीक है। मेन पार्ट्स तो आपको नीचे दिखेगा। ये तो एक सिंपल सा इसका डेफिनेशन था कि समाचार लेखन क्या है, तो कोई भी ताज़ा घटना, विचार, समस्या का रिपोर्ट है, ठीक है। जिसमें देखो मैं सिंपल तरीका से बताता हूँ, ठीक है, अपना लैंग्वेज में। समाचार लेखन क्या है, तो कोई भी घटना, विचार, समस्या का रिपोर्ट है ना। समाचार क्या है, कोई भी घटना, विचार, समस्या का रिपोर्ट है जिसमें से अधिक लोगों का रुचि हो और अधिक से अधिक लोगों का प्रभावित करे। प्रभावित मतलब उसको लोगों पर प्रभाव पड़े, देखे लोग, समझो उस चीज़ों को, लोगों में रुचि उत्पन्न हो, ठीक है। और जब इस पूरी प्रक्रिया को लिख करके व्यक्त किया जाता है तो इसे समाचार लेखन कहा जाता है। अब जो समाचार का है यानी कि समाचार लेखन का है, इसका परिभाषा विभिन्न पत्रकारों और विचारकों ने निम्न प्रकार से दिया, यानी कि अलग अलग लोगों ने इसका डेफिनेशन दिया है। देखो स्पेंसर ने क्या कहा है, स्पेंसर एक वैज्ञानिक का नाम था। इसने क्या कहा समाचार के बारे में, इसने कहा वह सत्य घटना या विचार जिसमें बहुसंख्यक पाठकों की अभिरुचि हो। बहुसंख्यक मतलब बहुत से बहुत लोगों का रुचि हो, बहुत से बहुत लोगों का क्या हो, उसमें रुचि हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समाचार कहते हैं। किसका कहना है, स्पेंसर का कहना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मोरिस का क्या कहना है। मोरिस का कहना है कि समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। देखो कोई भी घटना का अगर कहीं कोई चीज़ घटना हो गया, कोई ताज़ा खबर है, तो जल्दी जल्दी जो उसको दिखाई जाता है उसी को समाचार बोलते हैं। ये ना कि 10 दिन पुराना है, कोई नहीं देखेगा, फिर कोई रुचि नहीं रखेगा, ठीक है। तो इसका ये कहना है कि जो जल्दी में लिखा गया होता है ना, उसी इतिहास को हम लोग क्या बोलते हैं, समाचार बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए लेदरवुड के अनुसार से लेदरवुड ने क्या कहा, ये भी वैज्ञानिक थे लेदरवुड। इसने कहा कि किसी भी घटना, स्थिति, अवस्था या मत का सही और समय पर प्रस्तुत करना ही किया गया विवरण ही समाचार है। मतलब समझ रहे हैं, कोई भी घटना हो, कोई भी अवस्था हो, कोई भी चीज़ों का सही और समय पर प्रस्तुत करना, समय पर लोगों को दिखाना, समय पर प्रस्तुत करना ही हमारा क्या कहलाता है, समाचार कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं समाचार लेखन के आवश्यक तत्व यानी कि इसका गुण, कि अगर कोई समाचार को लिख रहा है, कोई अगर मान लो कि कोई घटना होगी उसके बारे में लिख रहा है, कोई समाचार के बारे में बता रहा है, तो उसका गुण क्या क्या होना चाहिए, क्या मतलब अच्छा तरीका से समझाया जाना चाहिए कि अटपटांग तरीका से बताया जाना चाहिए, उसका गुण क्या होना चाहिए, ठीक है। तो पहला बात तो सत्यता। समाचार लेखन का सबसे बड़ा मुख्य बात यह है कि जो समाचार होगा, जो खबर होता है, जो घटना होता है, वो बिल्कुल सत्य पर आधारित होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोगों का रुचि धीरे धीरे घट जाएगा। तो आप लोग या तो डायरेक्टली लिख सकते हो सत्यता, या तो इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि समाचार लेखन हमेशा सत्य होना चाहिए। इसलिए मैंने डॉट करके दे दिया ताकि टाइम मेरे पास नहीं था। आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा क्या, रोचकता, यानी समाचार लेखन ऐसा होना चाहिए कि लोगों में रोचक हो जाए। लोगों में क्या होना चाहिए, रोचकता उत्पन्न होना चाहिए, लोग देखने के लिए उसको रुचि रखें, लोगों का इंटरेस्ट हो उसमें, है ना। उसका तीसरा है प्रवाहमयता। प्रवाहमयता का मतलब ये होता है कि समाचार ऐसा होना चाहिए कि पाठकों मतलब पढ़ने वाला उसी के साथ प्रवाह हो जाए। प्रवाह का मतलब होता है जैसे देखो नदी में पानी बह रहा है तो हम लोग उसी के साथ बह जाते हैं तो बोलते हैं प्रवाह होना। तो जो घटना के बारे में हम पढ़ें उसी में प्रवाह हो जाए, मतलब उसी में लुप्त हो जाए, उसी में खो जाएं और हमको लगने लगे कि शायद जो घटना हुआ वहाँ पर हम ही खड़ा हैं, ऐसा महसूस होना। जैसे होता है कि कोई कहानी को सुन करके रो जाना, एकदम बिल्कुल उसी में खो जाना, प्रवाह हो जाना। तो ऐसा समाचार होना चाहिए ताकि लोगों उसी में क्या हो जाए, प्रवाह हो जाए, ठीक है। देखो वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा घटना कि जैसा वहाँ पे घटना हुआ है, जो चीज़ें हुआ है उसी को सच दिखाना, चढ़ा या बढ़ा करके नहीं दिखाना, उसी को बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। मतलब जो जैसा है वैसा ही दिखाना, ठीक है, महत्वपूर्ण मान करके दिखाना उसको, ठीक है। तो वस्तुनिष्ठता, तो आपको लिखना है लेखन समाचार जो होता है उसमें बिल्कुल वस्तुनिष्ठता होना चाहिए। जो घटना हुई है बिल्कुल उसी के रूप में दिखाना, ना कि उसको चढ़ा बढ़ा करके दिखाना। ये भी इसका एक गुण है, ठीक है। अस्पष्टता, समाचार लेखन में बिल्कुल स्पष्टता होना चाहिए ताकि लोगों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ सके कि वो घटना क्या था, वो तथ्य क्या था, ठीक है। सरल भाषा का प्रयोग, देखो समाचार लेखन हर कोई पढ़ता है, हर कोई समझना चाहता है, ठीक है। एक अनपढ़ व्यक्ति से लेकर के पढ़े लिखे व्यक्ति तक समझना चाहता है, इसलिए इसका भाषा बिल्कुल सरल भाषा होना चाहिए, ना कि कठिन डिफिकल्ट वर्ड होना चाहिए। सातवां है आडंबरपूर्ण, मतलब होता है बड़े शैली से बचाव, कि समाचार लेखन में बड़े शैलियों का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि बड़े शैलियों का अर्थ लोगों को नहीं समझ में आता है, ठीक है। तथ्यों की शुद्धता, और समाचार लेखन लिखते समय बिल्कुल तथ्यों मतलब जो भी चीज़ हुआ, जैसे कोई भी डेट, मान लो कि कहीं 4 लोगों का एक्सीडेंट हुआ है तो वहाँ पे 6 लोगों नहीं लिखना है, 4 ही लोगों का लिखना है, तो तथ्य कहते हैं उसको, ठीक है। तो कोई भी तथ्यों की शुद्धता होना चाहिए, बिल्कुल तथ्य क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए।
नए नए जन रुचि कि समाचार लेखन ऐसा होना चाहिए ताकि जन में रुचि हो, यानी कि लोगों में रुचि हो, लोग उसको पढ़ना देखना पसंद करें। 10 नंबर है महत्वपूर्ण लोग, और साथ में समाचार लेखन में महत्वपूर्ण लोगों का भी चर्चा किया जाना चाहिए जिसमें लोग देखना पसंद करते हैं, उसके बारे में जानना पसंद करते हैं। जैसे मान लो नरेंद्र मोदी हो गए, इसके बारे में अगर कुछ तबीयत भी इसका खराब हो गई तो लोगों को जानना इसका मकसद हो जाता है कि लोग नरेंद्र मोदी आज बीमार पड़ गए, ऐसे वैसे लोगों को जानना जरूरी पड़ जाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण लोगों का भी जानकारी दिया जाना चाहिए ताकि लोगों को उसमें रुचि हो रहता है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि महत्वपूर्ण लोगों के बारे में हम जानें। ठीक है, तो ये हो गया इसका तथ्य। ठीक है, ये इसका हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों, तत्व पढ़ा, गुण के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं समाचार के लेखन 6 ककार कौन कौन सा है। ठीक है, 6 ककार मतलब मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ ताकि आगे बाद में दिक्कत ना हो। 6 इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखो, जब समाचार लेखन लिखा जाता है ना तो उसमें कुछ लोगों का सवाल रहता है कि कहाँ हुआ ये चीज़ें, ये घटना कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कहाँ, कैसे, कब, क्यों हुआ। तो ये 6 को जो होता है ना सवाल पूछने वाला, इसी को 6 ककार बोलते हैं। ठीक है, जो 6 प्रकार का सवाल पूछा जाता है, कोई भी घटना होता है तो लोग जरूर पूछते हैं कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन किया इसको, कौन था इसमें शामिल। तो जो 6 प्रकार का सवाल पूछा जाता है ना, इसी को ककार बोलते हैं। तो कोई भी समाचार लेखन में 6 बातों को खास करके आंसर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई घटना हुआ तो सिर्फ बताया गया कि ये हुआ, ये हुआ, नहीं। समाचार लेखन में 6 बातों को विशेष ध्यान दिया जाता है कि कहाँ हुआ वो घटना, कैसे हुआ, कौन किया, कब हुआ, ये सब चीज़ों का ध्यान रख करके लिखा जाता है, तभी समाचार लेखन अच्छा बन पाएगा। तो किसी भी समाचार को लिखते समय मुख्यतः 6 सवालों का जवाब लिखने का कोशिश की जाती है। ये प्रश्न का वर्ण से शुरुआत होती है। देखो, क्यों का जवाब दिया जाता है, कब का, कहाँ का, कैसे का, तो ये सब का से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको का वर्ण से शुरुआत होता है और इसलिए इसकी संख्या 6 है और इसलिए इन्हें 6 ककार कहा जाता है। 6 है इसकी संख्या, इसलिए 6, और का से सारा स्टार्ट होता है इसलिए इसे ककार कहा जाता है, नहीं 6 ककार। जैसे देखो, क्या, ये भी का से स्टार्ट है, कौन का से स्टार्ट है, कहाँ का से स्टार्ट है, कब का से स्टार्ट है, क्यों का से स्टार्ट है, कैसे, ये भी का से स्टार्ट है, और टोटल 6 को, इसलिए 6 का से स्टार्ट है, इसलिए 6 ककार बोलते हैं। ठीक है, अब समाचार के 6 ककार क्या क्या है देखो, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, समाचार के 6 ककार, इसको बोलते हैं उल्टा पिरामिड शैली। देखो, ये जो बना हुआ है उल्टा है, इसका मुंह जो है नीचे और जो बैठने वाला यानी कि जो इसका बेस आधार है वो ऊपर चल गया है। ठीक है, मतलब इसका नीचे वाला पार्ट्स ऊपर है और ऊपर वाला पार्ट्स नीचे है, इसलिए इसको बोलते हैं उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। ठीक है, आप मोबाइल को उल्टा करके देखो तो मुंह ऊपर चल जाएगा और जो इसका बेस है वो नीचे आ जाएगा, तो वो हो जाएगा सीधा पिरामिड। ठीक है, तो ये जो फिगर मैंने बनाया शंकु के जैसे ही उल्टा पिरामिड है। आप लोग प्लांट को देखें तो प्लांट में क्या रहता है, नीचे चौड़ा रहता है और ऊपर पतला रहता है, लेकिन ये तो उल्टा है, ऊपर चौड़ा नीचे पतला है, तो इसका मतलब ये उल्टा पिरामिड है। ठीक है, अब ये उल्टा पिरामिड कैसे होता है सो देखो, तो समाचार पत्र में उल्टा पिरामिड ही लिखा जाता है। अब देखो, ऊपर चौड़ा क्यों हुआ, फिर बीच में थोड़ा हल्का चौड़ा और नीचे सबसे कम चौड़ा, इसका मतलब ये हुआ ना कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो होता है ना समाचार पत्र में वो सबसे ऊपर लिखा जाता है, जो सबसे मेन पॉइंट रहता है उसको सबसे ऊपर लिखा जाता है। क्यों, ताकि लोग सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखें। ठीक है, आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पर थंबनेल वीडियो में देखते होंगे कि आप एक दिन में पढ़ करके इंजीनियर बन जाएंगे, तो ऊपर में तो यही लिखा जाता है कि बन जाएंगे इंजीनियर, फिर उसमें जाते हैं तो देखते हैं अटपटांग सा शब्द बोला जाता है। ठीक है, तो इसको मतलब ये देखो, रुचि लोगों को पढ़ने में क्यों लगेगा, जब सबसे पहले बात इसका अच्छा रहेगा तब ना। तो फर्स्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात होता है, इसलिए इसको चौड़ा रखा जाता है। उसके बाद नीचे जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे धीरे धीरे कम महत्वपूर्ण होते जाता है। ठीक है, इसलिए धीरे धीरे पतला होते जाता है, तो इसी को बोलते हैं उल्टा पिरामिड शैली। तो समाचार के जो 6 आकार होता है ना उसमें उल्टा पिरामिड होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात ऊपर होता है, फिर बीच में कम महत्वपूर्ण बात होता है और नीचे सबसे कम महत्वपूर्ण बात होता है, और सबसे ऊपर जो महत्वपूर्ण बात होता है उसको बोलते हैं इंट्रो, कि जो भी घटना हुआ उसको इंट्रो देना, और जो बीच में होता है कम महत्वपूर्ण बात उसको बोलते हैं बांडी, क्या बोलते हैं उसको, बॉडी बोलते हैं, सॉरी इसको बांडी लिखा गया यहाँ पे, बॉडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बॉडी। उसको सबसे नीचे जो होता है सबसे कम महत्वपूर्ण बात उसको बोलते हैं समापन, कि ये चीज़ क्या हो गया, बिल्कुल समाप्त हो गया। तो समापन तक जाते जाते बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन लोग पढ़ना कहाँ चाहते हैं, बिल्कुल फर्स्ट में बहुत लोग पढ़ते हैं, बीच तक पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट में बहुत कम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट वाला को इंपॉर्टेंट रखा जाता है, महत्वपूर्ण, फिर उसके बीच वाला को कम इंपॉर्टेंट और लास्ट सबसे कम इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है सबसे ऊपर में, उसमें किस किस चीज़ का आंसर रहता है। अगर कोई भी घटना घट गया तो उसमें किस किस का आंसर दिया रहता है उस अखबार में, उस समाचार पत्र में। तो क्या का जवाब दिया जाता है, कौन का जवाब दिया जाता है, कब का और कहाँ का, क्या, कौन, कब, कहाँ, ये 4 का जो क्वेश्चन होता है ना इसका आंसर ऊपर वाला में ही मिल जाता है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात यानी कि सबसे ऊपर वाला इंट्रो में ही मिल जाता है। बाकी जो बीच वाला और नीचे बच जाता है, कम महत्वपूर्ण बात और सबसे कम महत्वपूर्ण बात, ये दोनों में मिक्स करके कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है, कि ये घटना कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये दोनों का क्वेश्चन का आंसर बीच वाला में भी दिया जाता है और नीचे यानी बीच से स्टार्ट करता है और नीचे तक देते देते आ जाता है। ठीक है, किसका आंसर, कैसे का और क्यों का, लेकिन क्या हुआ, कौन किया, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सब चीज़ों का जवाब कहाँ मिल जाता है, ऊपर में ही मिल जाता है, सबसे ऊपर में। ठीक है,
अब यहाँ पे छोटा सा पॉइंट देख सकते हैं, क्या का मतलब होता है घटना, कि वो घटना क्या था। कब का मतलब होता है किस समय में हुआ। कहाँ का मतलब होता है किस स्थान पर हुआ। क्यों का मतलब होता है कि वो घटना क्यों हुआ, कारण क्या था उसका। कौन का मतलब होता है करने वाला, कि उस घटना करने वाला कौन था। और कैसे का मतलब होता है विवरण, उस घटना का पूरा विवरण कि कौन कैसे क्या किया, पूरा एक बायो एक करके विवरण देना। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाचार लेखन से रिलेटेड। ठीक है, इसका तत्व दे दे, ककार दे दे, हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 6 ककार बोले, तो ये सब चीज़ों को आप अपने अच्छे तरीका से लिख सकते हैं। सातवां फीचर लेखन क्या है, इसके प्रमुख तत्वों का विवेचना करें। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा नहीं कि ऐसा ही देगा, बस देखना फीचर लेखन लगा हुआ है। ठीक है, कौन है फीचर, किसे कहते हैं, और एक अच्छे फीचर के लेखन यानी कि लिखने की प्रक्रिया पर प्रकाश डाले। ठीक है, फीचर किसे कहते हैं और एक अच्छा फीचर लिखने का प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आपको वीडियो को अंत तक देखना, मैं आपको समझा करके ही छोड़ूंगा। ठीक है, पहले मैं आपको समझाता हूँ अपने ठेठिया भाषा में कि फीचर क्या होता है। देखो, मान लो कि मैं आपको बोलता हूँ कि आप क्या करो, पानी पर निबंध लिखो, जल पर निबंध। ठीक है, अगर मैं आपको पानी पर निबंध लिखने के लिए दूंगा तो आप क्या करोगे, निबंध लिखते जाओगे लिखते जाओगे। ठीक है, तो वो हो गया निबंध। लेकिन आप क्या करोगे, उसको इतना अच्छा से लिखोगे, इतना अच्छा से लिखोगे कि पढ़ने वाला को एकदम इतना अच्छा लगेगा, इतना मज़ेदार लगेगा पढ़ने वालों को, कि मतलब लगेगा कि हाँ मैंने क्या चीज़ पढ़ा है। तो उसको हम लोग फीचर कहते हैं। मतलब जो जिसमें बहुत ही मनोरंजन चीज़ें हो, जिसको पढ़ करके लोग मतलब भावुक हो जाए, यानी पढ़ करके उसकी ओर आकर्षित हो जाए। मतलब इतना अच्छा लिखावट, इतना अच्छा लिखावट, इतना अच्छा शब्दों का प्रयोग करना, इतना सरल सिंपल भाषा का प्रयोग करना कि पढ़ने वालों को बहुत ही मनोरंजन आ जाए और वो पढ़ने के लिए छोड़े ना, उसको पढ़ते रहे, उसी को बोलते हैं फीचर। ठीक है, तो निबंध लिखने के लिए देंगे तो एक तो ऐसा होता है कि अटपटांग कोई लोग लिखते जाता है, पूरा एकदम पेज भर दिया। एक होता है कि बिल्कुल एकदम मस्त तरीका से लिखता है। फर्स्ट में अगर आप अच्छा लिख दिए तो उधर लिखो चाहे ना लिखो, लेकिन फर्स्ट में आपका अच्छा होना चाहिए ताकि लोगों को पढ़ने से पता चले कि हाँ इसमें है कुछ। ठीक है, और जहाँ पे लगे कि आपको एक लाइन का गैप दे देना है, पैराग्राफ आपको चेंज करना है। मान लो यहाँ तक मैंने लिखते लिखते गया, अब हमारा जो बात आ रहा है कुछ दूसरा टाइप का बात आ रहा है, तो वहाँ पे पैराग्राफ चेंज कर देना है। फिर आपको लग रहा है कि यहाँ पे 2 लाइन का 2 पैराग्राफ को छोड़ना है तो 2 पैराग्राफ को छोड़ देते हैं। मतलब एकदम सूटेबल तरीका से जो लिखते हैं उसको बोलते हैं फीचर। और जैसे अटपटांग तटपटांग लिख रहे हो तो हमारा ये हो गया, यानी निबंध हो गया, लेकिन उसको अच्छा तरीका से लिखना ही फीचर कहलाता है। ठीक है, और फीचर में सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि जो मैं वहाँ पे फिगर देते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ जल्दी तभी समझ में आता है जब फिगर दे देते हैं। जैसे मैं बोलूँगा कि राम और लक्ष्मण का कहानी में युद्ध हुआ तो वो लोग एक कुआं के पास गए तो ये हुआ, तो एक वहाँ पे अगर फिगर भी हम दर्शा देंगे ना कि एक कुआं है, राम लक्ष्मण है, युद्ध में एक लड़ाई का सीन दे देंगे, तो फिगर दे देंगे ना, तो वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है और पढ़ने वाला लोगों को बहुत मज़ा आता है। आप लोग देखते होंगे जब न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते कम है लेकिन फिगर ज़्यादा देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग उसकी ओर आकर्षित रहते कि नहीं रहते हैं। तो ऐसा ही कुछ, ताकि लोग पढ़ने वाला उसकी ओर आकर्षित हो जाए, सारा पन्ना को पलटा करके देखे। ठीक है, तो फीचर का अर्थ देखो, फीचर का शाब्दिक अर्थ होता है आकृति। फिगर, आकृति मतलब क्या, फिगर। जिस प्रकार कोई भी आकृति हमें पसंद आती है क्योंकि वह मनोरंजक होता है, आकर्षक होता है, सोच विचार से पूर्ण होती है, फीचर में भी सेम यही गुण होता है। फीचर में भी सेम यही गुण होता है। आगे भी देखो, मनोरंजक पूर्ण समाचार ही फीचर कहलाता है। देखो, जो ऐसा समाचार जो मनोरंजन वाला हो, बिल्कुल मज़ा आ जा पढ़ करके, उसी को हम लोग फीचर कहते हैं। देखो, समाचार अलग है। समाचार में सिर्फ मान लो कि समाचार बताते जा रहा है तो वो हमारा फीचर नहीं होगा। लेकिन वही समाचार अगर मनोरंजन वाला हो, जो लोगों को एकदम देखने के लिए लोग छोड़े ही ना, देखते रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं फीचर। फीचर में मनोरंजन के साथ साथ सूचना, समाचार और समस्या का समाधान भी होता है। देखो, अब ऐसा थोड़ी ना कि फीचर में सिर्फ मनोरंजन का ही चीज़ होता है, मनोरंजन के साथ साथ कोई सूचना भी हमें मिलता है कि कहाँ पे क्या घटना घट गया। मतलब समाचार आप लोग जानते हैं जो न्यूज़पेपर मिलता है, सेम न्यूज़पेपर ही समझो कि फीचर है, लेकिन ऐसा न्यूज़पेपर जिसमें फिगर जरूरी हो, अच्छा फिगर लगा हो, उसको हम लोग बोलते हैं फीचर। ठीक है, तो उसके साथ साथ सूचना भी मिलता है, समाचार भी मिलता है, और उनमें समस्या का समाधान भी लिखा रहता है। अगर कोई लड़का चोरी कर लेता है तो वहाँ पे लिखा भी रहता है कि ये लड़का ने चोरी किया, जबकि चोरी अपराध है, ऐसा लिखा भी रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसके बारे में बताता है, न्यूज़पेपर में आप लोग देखते भी होंगे। ठीक है, फीचर को पढ़ते ही पाठक मतलब जो पढ़ने वाला होता है, सोचने पर विवश हो जाता है। मतलब क्या करना है, जो फीचर ऐसा होता है ना, ताकि जो पढ़ने वाला पाठक रहता है ना, पढ़ने वाला लोग रहता है ना, वह सोचने पर विवश हो जाता है कि वाह क्या चीज़ है, मैंने क्या चीज़ पढ़ा है ना। मतलब ऐसा कि वो लड़का जो आदमी पढ़े वो विवश हो जाए। ठीक है, चलो आप लोगों ने तो यहाँ तक तो देख लिया। ठीक है, विवश हो जाए। उसका तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
फीचर को आकर्षक, तथ्यात्मक और सूचनात्मक बनाने के लिए चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है। देखो क्या बोला जा रहा है कि फीचर का अगर आप चाहते हैं कि अच्छा फीचर बने, फीचर बहुत इंटरेस्टिंग रहे, लोगों इसको हमेशा मतलब इसको लोगों को आकर्षित कर दे, लोग पढ़ते रहें, तो इसके लिए मेन रीज़न है वो फीचर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल आकर्षक होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तथ्यात्मक होना चाहिए। तथ्यात्मक मतलब ये हो गया कुछ उसमें तथ्य होना चाहिए। तथ्य मतलब कोई घटना घट गया तो वहाँ का जितने भी सारे तथ्य है, क्या हुआ नहीं हुआ, उस तथ्य का भी जिक्र होना चाहिए। खाली उस कोई भी व्यक्ति फिगर देखने के लिए भी नहीं आता है, उसमें जानने के लिए भी आता है कि लड़ाई कैसे हुआ दोनों लड़कों के बीच, ये लड़का ने चोरी क्यों किया, तो उसको बोलते हैं तथ्य। तो तथ्यों को भी लिखना जरूरी है। सूचनात्मक, सूचना यानी कहाँ पे क्या हुआ उसको सूचना यानी सूचना भी देना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फीचर को जो इंटरेस्टिंग बनाता है वो कौन कौन बनाता है, उसका तथ्य सूचना, ये सब चीज़ों के साथ साथ अगर क्या होता है चित्र भी रहता है तो वो और आकर्षक बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, फीचर किसी घटना की जानकारी के अतिरिक्त अपने विचारों से भी पाठकों को अवगत कराता है और पाठक के मन को प्रभावित करता है। देखो फीचर में सिर्फ घटना का जिक्र ही नहीं रहता है। मान लो कहीं पे कोई आग लगा, ठीक है, तो आग लगा तो उसके बारे में तो विचार किया ही जाता है, प्लस में वहाँ पे उसका क्या किया जाता है, पाठकों को अतिरिक्त यानी जो लोग पढ़ते हैं उसको अतिरिक्त भी सूचना दिया जाता है। जैसे मान लो कहीं आग लग गया तो न्यूज़पेपर में ये भी लिखा रहता है कि बच्चों ने किया गलत हरकत, गलती से खेलते खेलते किया गलत हरकत जिसके कारण आग लग गया। तो अपने बच्चों को, सभी को, छोटे छोटे बच्चों को संभाल कर रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो हमें क्या कर रहा है, सीख भी दे रहा है। तो वो जो भी कोई भी घटना होता है ना तो सिर्फ घटना का जिक्र नहीं करता है बल्कि घटना के अलावा कुछ हमें और भी सिखाने का प्रयास करता है फीचर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, फीचर के प्रकार। फीचर कितने प्रकार का होता है तो इसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिलहाल मैंने साथ यहाँ पे लिखा है सांस्कृतिक फीचर, व्यक्ति परक या तो व्यक्तिगत फीचर, साहित्यिक फीचर, ऐतिहासिक फीचर, टेलीविजन फीचर, विज्ञान फीचर, रेडियो फीचर। मैं आपको एक एक शब्द में पूरा समझा देता हूँ। सांस्कृतिक फीचर जो संस्कृति पर लिखा हुआ रहता है, संस्कृति के बारे में। व्यक्तिगत फीचर जो मुख्य व्यक्तियों के बारे में लिखा रहता है। क्या सब आदमी का लिखते चलेगा तो फीचर लिखाएगा? ऐसे नॉर्मल आदमी का भी कोई गांव में जिसका कोई वैल्यू नहीं उसका भी लिख दिया गया तो लोग पढ़ना चाहेगा? नहीं। जो मेन आदमी रहता है जिसको लोग चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं वो, तो तभी ना फीचर पढ़ा जाएगा। हम अटपटांग आदमी का लिख देंगे तो कोई फीचर पढ़ना चाहेगा? नहीं। मुख्य आदमी का जिसके बारे में लिखा जाता है उसको हम लोग व्यक्तिगत फीचर बोलते हैं। साहित्य को फीचर, साहित्य का मतलब क्या होता है? देखो साहित्य का मतलब होता है कोई भी ऐसा कवि और लेखक जो अपने विचारों लिख करके लोगों तक साझा करते हैं। कोई भी लेखक, कोई भी कवि, ऐसे कवि जो अपने विचार को लिख करके लोगों तक क्या करते हैं, साझा करते हैं, उसे साहित्य फीचर कहते हैं। ऐतिहासिक फीचर जो इतिहास के बारे में रहता है। टेलीविजन फीचर, टेलीविजन में तरह तरह का न्यूज वाला चीज़ें रहता है। विज्ञान फीचर जो वैज्ञानिक से रिलेटेड रहता है, जो खोज हुआ, क्या चीज़ का खोज हुआ नहीं हुआ, इस पर रहता है। रेडियो फीचर, रेडियो फीचर में सिर्फ सुनाया जाता है, दिखाया नहीं जाता है। तो अलग अलग फीचर हैं, ठीक है। बात करते हैं नंबर 1 से। अच्छा, मैं आप सभी को अगर एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर टोटल 7 है, इसमें से सबसे अच्छा फीचर कौन है, तो बोलोगे टेलीविजन फीचर। क्यों? क्योंकि टेलीविजन में दिखाया भी जाता है, सुनाया भी जाता है, ठीक है, और फिगर भी बगल में रहता है और वहाँ लिखा भी रहता है, मतलब हर कुछ टेलीविजन में रहता है। लेकिन रेडियो का एग्जाम्पल ले लो, सिर्फ सुन सकते हो, देख नहीं सकते हो, फिगर को भी नहीं देख सकते हो, सिर्फ सुन सकते हो। पहला आता है सांस्कृतिक फीचर। किसी भी देश की संस्कृति पर लिखा गया फीचर को सांस्कृतिक फीचर कहते हैं। वेरी सिंपल है। व्यक्तिगत फीचर, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व पर लिखा गया फीचर व्यक्तिगत फीचर कहलाता है, मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति, आलतू फालतू के बारे में नहीं। तीसरा साहित्य फीचर, किसी भी साहित्य पर लिखा गया फीचर को साहित्य फीचर कहते हैं, ठीक है। चौथा विज्ञान फीचर, अनेकों खगोलीय घटनाओं, बहुत प्रकार का जितने भी खगोलीय घटनाएं होते हैं पृथ्वी पर, हमारे दुनिया में जो घटनाएं घटित होती है उनके बारे में। खोज की क्रांति, जो भी चीज़ों का खोज होता है, वैज्ञानिकों का खोज की क्रांति से संबंधित इन सारे चीज़ों पर जो विषय पर लिखा जाता है उसी को हम लोग वैज्ञानिक फीचर यानी कि विज्ञान फीचर कहलाता है। नेक्स्ट छठा पॉइंट देखते हैं। देखिए रेडियो फीचर। रेडियो फीचर क्या है? तो देखो श्रोताओं में सुनने वाले, जो लोग रेडियो पर सुनते हैं बैठ करके, ठीक है, उसको बोलते हैं श्रोताओं। तो सुनने वालों को खबरों से आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया गया फीचर रेडियो फीचर कहलाता है। रेडियो फीचर में क्या किया जाता है, जब तक न्यूज़पेपर नहीं छपता है तब तक कोई भी घटना का पहले जानकारी दे देना रेडियो फीचर कहलाता है। जैसे आप लोग को लग रहा होगा कि अभी तो लाइव चलता है, हम लोग लाइव यूट्यूब पर देख लेते हैं, लेकिन उस टाइम यूट्यूब नहीं था ना, तो अभी यूट्यूब अगर यहाँ का बात नहीं चल रहा है,
ठीक है। तो रेडियो फीचर में क्या किया जाता था, कोई भी घटना को पहले जानकारी दे दिया जाता था, उसे रेडियो फीचर कहलाता था। ठीक है। और इस प्रकार के फीचर में स्रोत मतलब सुनने वाला केवल सुन ही सकता था। इसमें संगीत और ध्वनि जैसे प्रभाव सम्मिलित था, यानी ध्वनि को संगीत को सुन सकते, लेकिन इसमें देखा जा सकता नहीं था। ऐतिहासिक फीचर, इतिहास के तथ्यों को रुचिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना ऐतिहासिक फीचर कहलाता है। इतिहास के तथ्य मीन्स कोई भी बातों को, कोई भी चीज़ों को, ठीक है, रुचिपूर्ण मतलब बहुत ही रुचि मतलब क्या, बिल्कुल जो पढ़ करके उसको रुचि आ जाए, तो रुचिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना ऐतिहासिक फीचर कहलाता है। अटपटांग लिख देगा तो फीचर थोड़ी ना होगा। सातवां टेलीविजन फीचर। देखो टेलीविजन एक दृश्य माध्यम है। दृश्य मतलब जिसमें हम लोग कोई चीज़ देखते हैं, ठीक है, जिसमें प्रसारित कार्यक्रमों ना केवल सुना जा सकता है बल्कि देखा भी जा सकता है। यानी टेलीविज़न एक देखने वाला माध्यम होता है जिसमें जो भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है, मतलब जो भी हमारे टीवी पर चीज़ों को दिखाया जाता है, ठीक है, प्रसारित मतलब क्या, जो वहाँ से चीज़ें आ रहा है यहाँ पे प्रसार हो रहा है, ठीक है। तो जो भी चीज़ हमें टेलीविज़न पर दिखाया जाता है वह सिर्फ सुना नहीं जा सकता बल्कि देखा भी जा सकता है। और टेलीविज़न फीचर में शब्द भी होते हैं, और जो टेलीविज़न होते हैं इसमें शब्द लिखा भी रहता है। टीवी पर देखते हैं नीचे शब्द लिखा भी रहता है, और चित्र भी रहता है, संगीत भी होता है, और ध्वनियाँ भी होती है। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट कि एक अच्छे फीचर के लेखन की प्रक्रिया, मतलब एक अच्छे फीचर का लिखने का प्रक्रिया क्या है। यानी कि प्रक्रिया की जगह में विशेषता भी बोल सकते हैं, गुण भी बोल सकते हैं कि एक अच्छा फीचर कैसे हो सकता है, उसी का प्रक्रिया लिखना है। ठीक है। तो विशेषता बोलो, गुण बोलो, प्रक्रिया बोलो, बात एक ही पड़ेगा। तो एक अच्छे फीचर लेखन की निम्नलिखित प्रक्रिया है, निम्नलिखित विशेषता है। पहला देखो, लेखक पहला कैसा होना चाहिए, मनोरंजक होना चाहिए। अगर मनोरंजक नहीं है तो लोग उसे पढ़ना नहीं चाहेंगे, और जब पढ़ना नहीं चाहेंगे तो मनोरंजक फिर वो फीचर कहलाएगा ही नहीं। फीचर मतलब क्या, इंटरेस्टिंग, जो पढ़ के लगे लोगों को कि क्या हुआ चीज़ था। दूसरा, ज्ञानवर्धक होना चाहिए, मतलब ज्ञान वाली बातें होना चाहिए। फालतू भी रहेगा तब भी कोई नहीं पढ़ेगा। ठीक है। ज्ञानवर्धक होना चाहिए मतलब ज्ञान वाली बातें होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, मानवीय रुचि पर होना चाहिए। देखो, और जो ये फीचर है वो कैसा होना चाहिए, तो फीचर बिल्कुल मानवीय की रुचि पर होना चाहिए। मानवीय रुचि मतलब क्या, जो मानव जिस चीज़ में रुचि रखता है, मानव जिस चीज़ों को देखना, पढ़ना, सुनना, उस चीज़ों में रुचि रखता है, उसी चीज़ों पर ये होना चाहिए। यानी कि फीचर भी उसी चीज़ों पर होना चाहिए। ठीक है। मान लो कि हम खेल से संबंधित चीज़ों को रुचि रखता हूँ, लेकिन यहाँ राजनीति के बारे में चल रहा है, क्या मैं देखना पसंद करूँगा? नहीं। तो जो मानव चाहता है उसी की रुचि पर फीचर होना चाहिए। चौथा है, चित्रात्मक भाषा शैली होना चाहिए, मतलब और ये जो हमारा फीचर है उसमें चित्र भी छापा हुआ होना चाहिए, और चित्र के साथ उसका भाषा का शैली। चित्रात्मक भाषा शैली मतलब ये हो गया कि जो भी चीज़ को हम बोल रहे हैं उसको हम फिगर के माध्यम से दिखाएंगे भी। ठीक है। पाँचवा हो गया, कल्पना का भाव भी आवश्यक है। अगर आप फीचर लिख लें तो कल्पना का भाव जरूर दें। कल्पना का मतलब हो गया कुछ ऐसे चीज़ें जरूर लिखें जिसमें इंसान कल्पना करे, सोचे उसके बारे में कि क्या है चीज़, वह ऐसे होगा, ये होगा, वैसे होगा, मतलब लोग सोचे, थोड़ा सा कल्पना करें। जैसे अगर हम इस पर लिखते हैं कि दिन प्रतिदिन पर्यावरण प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, अगर इसे नहीं रोका जाए तो आने वाले समय में हम लोग को बहुत ज़्यादा जीने पर मजबूर हो जाएगा। हम लोग चीज़ों को खा नहीं सकते हैं, खा करके हम लोग ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो थोड़ा लोग कल्पना करेंगे कि यार क्या चीज़ है ये। ठीक है। तो इस टाइप्स का भी होना चाहिए, जो थोड़ा कल्पना के बारे में होना चाहिए। ये नहीं कि पढ़े और बस खत्म हो गया, नहीं। छठा, लंबा व घुमावदार ना हो। ज़्यादा ये जो फीचर होता है ना, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, और घुमावदार पॉइंट नहीं होना चाहिए। जो घुमावदार होता है ना शब्द, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। घुमावदार शब्द नहीं होना चाहिए। अगर घुमावदार शब्द रहेंगे ना तो लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। सातवां, सरल शब्दों में हो, और बिल्कुल फीचर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सरल शब्दों में, सिंपल शब्दों में होना चाहिए ताकि कोई भी इंसान उसे पढ़ ले। ठीक है। आठवां है, विचित्रता रोचक होना चाहिए। विचित्रता रोचक मतलब क्या, लोग पढ़ करके उसको विचित्र हो जाए, अरे यार ये क्या चीज़ है ना। तो विचित्रता रोचक होना चाहिए। ठीक है। तो विचित्रता रोचक होना चाहिए। अगर विचित्रता रोचक होगा तभी वो अच्छे देखने में, लोगों को अच्छा पढ़ने में लगेगा। ठीक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण रखता है कि विचित्रता अगर है उसमें तब लोगों पढ़ेंगे, अन्यथा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि लोगों को विचित्र हो जाना है, पढ़ करके क्या हो जाना चाहिए, विचित्र, इसलिए विचित्रता रोचक होना चाहिए। नेक्स्ट, तथ्य व उनके प्रभाव सही होना चाहिए। जो भी चीज़ वहाँ पे जिक्र चल रहा है, जिन भी चीज़ों तथ्यों का चल रहा है, कि कहीं भी कोई भी तथ्य का बात चल रहा है, कोई भी घटना में जो भी कुछ हुआ उसको लिखते हैं, उसको तथ्य बोलते हैं ना। तो कोई भी तथ्य हुआ उनके प्रभाव सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए कि वहाँ हुआ कुछ और यहाँ बताया जा रहा है कुछ, वो गलत नहीं होना चाहिए।
10 नंबर है आंकड़ा बिल्कुल सत्य होना चाहिए। मान लो कहीं लोग 2 मरे हैं और यहाँ बताया जा रहा है कि हज़ारों मर गए हैं, तो लोग को तो इंटरेस्ट लगेगा कि अरे 1000 कैसे मर गया, लेकिन बाद में जब पता चलेगा तो ये बिल्कुल गलत साबित हो जाएगा कि क्या क्या फीचर खराब होता है। यानी आंकड़ा बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। 11 नंबर है शब्दों व वाक्यों का भाव अर्थ यानी साधारण होना चाहिए। ज़्यादा डिफिकल्ट शब्द का अर्थ नहीं निकालना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल अर्थ निकालना चाहिए ताकि हर कोई समझ जाए। 12 नंबर है विश्वसनीय होना चाहिए, मतलब लोगों को लगे कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ये नहीं कि पढ़ के भी लोगों को लगे नहीं ये झूठ बोल रहा है, तो विश्वसनीय होना चाहिए। 13 नंबर है फीचर संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त मतलब जितना से जितना छोटा हो सके, जितना से जितना छोटा शब्दों में पूरा घटना का कंप्लीट किया जा सके, ठीक है। तो जितना से जितना संक्षिप्त हो सके उतना ही फीचर अच्छा रहता है। तो ये था दोस्तों आप लोगों को फीचर से रिलेटेड क्वेश्चन। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहुत ही मेहनत के बाद वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीर्षक चयन क्या है। इसका आंसर हम लोगों ने ऊपर वाला ही क्वेश्चन के साथ देखा था, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन बच गया दोस्तों, ठीक है, जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है वो सभी का आंसर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। का एक नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ये जो क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर से भी लिया गया है, प्लस में जो आपके टॉपिक्स पढ़ना है एमडीसी पेपर 1 हिंदी में जितने भी सारे टॉपिक्स है उन सारे टॉपिक्स से भी यहाँ पे क्वेश्चन लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बाकी और भी क्वेश्चन कुछ करवाया गया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख लो। चलते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो उदंत मार्तंड, ठीक है, उदंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। उदंत मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ था, तो 30 मई 1826 को, 30 मई 1826 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी पत्रकारिता के जन्मदाता कौन थे, तो युधिष्ठिर, सिनोकर और जुगल किशोर, ठीक है, युधिष्ठिर, सिनोकर और जुगल किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी पत्रकारिता का विकास कब हुआ था, तो 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी पत्रकारिता के प्रमुख पत्रकार कौन थे, तो बद्रीनाथ महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। 2 यहाँ पे मैंने आपको लिखा, आप एग्जाम में 1 भी लिख सकते हो, 1 भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी पत्रकारिता के विभिन्न प्रकार क्या है, तो जैसे समाचार पत्र है, पत्रिका है, रेडियो है, टीवी है, ये सब का सब हमारा हिंदी पत्रकारिता का ही विभिन्न रूप है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो बंगाल गजट, बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 ईस्वी में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो जेम्स अगस्तस हिक्की के द्वारा, ठीक है, जेम्स अगस्तस हिक्की के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तो उदंत मार्तंड, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था, तो राजा राममोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवाद कौमुदी किस भाषा में प्रकाश से साप्ताहिक समाचार पत्र था, ठीक है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो संवाद कौमुदी जो था ना वो किस भाषा में प्रकाश से साप्ताहिक समाचार पत्र था, तो बंगला। कौन सा देश भाषा था दोस्तों, बांग्ला, ठीक है। यहाँ पे बांग्ला ही गलत लिखा गया, ठीक है, बांग्ला जो होगा वो ऐसे होगा, यानी बांग्ला भाषा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सोम प्रकाशन। यहाँ पे भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। सोम प्रकाशन, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सोम प्रकाशन। तो सोम प्रकाशन का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो ये है हमारा दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्रिस्टोफर दास पाल को, ठीक है, क्रिस्टोफर दास पाल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था, तो मोतीलाल घोष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा अकबर था जो 1780 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात मात्रा अंग्रेजी में प्रकाशन होने लगा, ठीक है। रातों रात मात्र यहाँ पे होगा, क्या होगा, मात्र होगा, ठीक है। रातों रात जो वो मात्र अंग्रेजी में ही सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही प्रकाशन होने लगा, तो अमृत बाजार पत्रिका था वो। नेक्स्ट भारतीय प्रेस परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति JR मुधोलकर। नेक्स्ट है हिंदी का पहला समाचार पत्र का नाम लिखिए, तो उदंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दोस्तों कि वर्तमान में प्रभात खबर दैनिक समाचार पत्र के संपादक कौन है, तो आशुतोष चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड से प्रकाशित होने वाली किसी एक हिंदी पत्रिका के नाम आपको लिखना है, तो झारखंड जागरण। कौन सा होगा, झारखंड जागरण।
नेक्स्ट, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन था? तो द बंगाल गजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड जो है इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो कलकत्ता से, जिसको आप बोलते हैं कोलकाता। नेक्स्ट, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने? तो 1903 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में झारखंड से प्रकाशित किसी एक दैनिक अखबार का नाम बताइए? तो प्रभात खबर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा, समाचार लेखन में कितने का कारों का प्रयोग किया जाता है? तो 6 बार का कारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर है। यहाँ पे आपको हम 1 नंबर का भी क्वेश्चन दिखाएंगे, 5 नंबर का भी क्वेश्चन दिखाएंगे, और जो 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया वो भी मैं आप सभी को दिखाने वाले हैं, ताकि आप सभी को पता चल सके कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो ये हमारा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हिंदी का ये पेपर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, समय 3 घंटा मिलता है, फुल मार्क्स 75 मार्क्स का होता है। जैसे पेपर यहाँ पे दिख रहा है 2 कॉपी आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर का 5 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला में आपका है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र का नाम लिखें। हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है इसका नाम क्या है दोस्तों? तो उदंत मार्तंड, उदंत मार्तंड। ठीक है, खा में देखिए दोस्तों क्या है, वर्तमान में प्रभात खबर दैनिक समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो इसका जो संपादक है दोस्तों वो है हमारा आशुतोष चतुर्वेदी, आशुतोष चतुर्वेदी। चलते हैं दोस्तों गा की ओर। हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी जो पत्रकारिता दिवस है ना वो हर साल 30 मई को मनाया जाता है। घा में हमारा क्या है कि कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो भारतेंदु हरिचंद्र, भारतेंदु हरिचंद्र। नेक्स्ट आपका दोस्तों लास्ट क्वेश्चन हमारा, झारखंड से प्रकाशित होने वाले किसी एक हिंदी पत्रिका का नाम लिखिए। तो झारखंड जागरण। कौन सा है दोस्तों? झारखंड जागरण। 5 नंबर का यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 दिया गया, उनमें से किन्हीं 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। लगभग 1.5 या 2 पेज, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 1 पेज या 1.5 पेज, बस इतना ही आपको लिखना है। हिंदी पत्रकारिता प्रकार। ठीक है, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या हमारा, हिंदी पत्रकारिता के प्रकार, समाचार लेखन, शीर्षक चयन, समाचार संयोजन, और भी सारा क्वेश्चन जो आंसर मैंने बना दिया है वो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इनमें से कोई 4 प्रश्नों का उत्तर देना जो 15 नंबर का है। क्या है क्वेश्चन? हिंदी पत्रकारिता को परिभाषित करते हुए उसके प्रकारों पर विचार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पत्रकारिता के उद्भव एवं विकास पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की हिंदी पत्रकारिता का परिचय दीजिए। एंड नेक्स्ट है, समाचार संपादन क्या है, उसकी विशेषताएं लिखिए। बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। और भी जो क्वेश्चन मेरा छूट गया जिसका आंसर नहीं बताएं, इसके बाद मैं आंसर भी आप सभी को बता दूंगा। ठीक है, फीचर लेखन क्या है, इसके प्रमुख तत्वों पर विचार कीजिए। और नेक्स्ट हमारा संपादकीय लेखन की प्रक्रिया और महत्व को रेखांकित कीजिए। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जितने भी सारे आपके कॉन्टैक्ट में दोस्तों सभी के पास शेयर कर दीजिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पेपर की बात करते हैं, एमडीसी पेपर का। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन पहले देखते हैं। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला अखबार कौन था दोस्तों? तो ये हमारा जो था बंगाल गजर, बंगाल गजर। नेक्स्ट बात करते हैं खाका, हिंदी का पहला जो हमारा साप्ताहिक पत्र है उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो कोलकाता से। कहाँ से दोस्तों? कोलकाता से। नेक्स्ट, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने? तो 1903 में। कब? 1903 में। घाम में है कि वर्तमान में झारखंड से प्रकाशित किसी एक दैनिक अखबार का नाम बताना है। तो प्रभात खबर। कौन है? प्रभात खबर। नेक्स्ट है, समाचार लेखन में कितने कारों का प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल 6 बार। कितना बार दोस्तों? 6 बार प्रयोग किया जाता है। 5 नंबर का 4 क्वेश्चन होगा, उनमें से कोई 2 प्रश्नों का उत्तर देना। जैसा कि देख सकते हैं, स्वतंत्रता पूर्व हिंदी पत्रकारिता, खा में फीचर के बारे में लिखना, गा में समाचार लेखन, और घा में समाचार वाचन। नेक्स्ट आपका हिंदी पत्रकारिता को परिभाषित करते हुए उसके प्रकारों पर विचार कीजिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी पत्रकारिता के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए। गा में है, झारखंड की हिंदी पत्रकारिता की विकास यात्रा पर विचार कीजिए। घा में समाचार संचयन क्या है, इनमें से किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, अंगा में शीर्षक चयन की महत्ता रेखांकित कीजिए। ठीक है, चा में समाचार संपादन की प्रक्रिया पर विचार कीजिए। छा में समाचार संयोजन के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। ये आपका पिछले 2 साल का मैंने पेपर दिखाया दोस्तों, इसी के इर्द गिर्द आपके एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या होगा, ये सभी का आंसर मैंने बना दिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए।